सभी को नमस्कार। नमस्ते सुप्रिया जी। सभी को नमस्कार। नमस्ते मैम। मैम आपका म्यूट है। सभी को नमस्कार। धर्मा मैम नमस्ते। नमस्ते 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 मैम। नमस्ते। नमस्ते शशि मैम। वरना आवाज कैसी है? मैम बिल्कुल ठीक है। वीरू भाई नमस्ते। नमस्ते शशि जी, ठीक है अभी? हाँ ठीक है, चल रहा है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। चल सकते हैं ना अच्छी तरह से? नहीं अभी तो बस सपोर्ट से चलते हैं। अच्छा सपोर्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अभी उनकी तरफ से तो ओके है, वो तो कहते हैं बिना सपोर्ट के चलो। कल गए थे दिखाने, मगर वो कॉन्फिडेंस चाहिए ना। तो कॉन्फिडेंस इतना तो है आपके पास, क्या चाहिए ज्यादा? हम सभी से ज्यादा आप में है कॉन्फिडेंस मैम। अच्छा कौन है ये? मैम सुप्रिया। मैं सुप्रिया। अच्छा तुम ठीक चल रहे हो? यस मैम। मैं जैसे सुप्रिया जी ने कहा ना, वैसे ही जब मैं मैम को मिलने गई मैंने यही बात बोला कि मैम मेरे को आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहले से भी अच्छे लग रहे हैं। तो मैम कह रही थी कि झूठ बोल रहे हैं, और मैंने कहा सच में पहले से अच्छे लग रहे हैं। Yeah, she looks great. ये भगवान, आज भूदेव जी की चर्चा बनी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मन की बात होती है ना। तो है। आपका 8 बजा है, उधर कितना बजा है? हमारा अभी 8:45 8:45 एटलांटा में। एटलांटा में। आप सेटल हो गए नए घर में? हो गया, अभी ठीक चल रहा है। और प्रोफेसर गोपाल, नमस्ते प्रोफेसर गोपाल। Thank you, madam. Thank you for your blessing. Good evening, Dr. Aparna. आपके अन्ना यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है, कहाँ पर? नहीं. I am in Bangalore now. Anna University is in Chennai. I have joined from Bangalore. But working in Anna University. Yes, madam. I am presently in Bangalore. प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी नमस्ते। नमस्कार। लल्लन से नमस्ते। वेव्स के जो सीनियर मेंबर हैं हमारे, वो हमेशा अपना टाइम पर आ जाते हैं, और तरुण तरंग जिनको हम जोड़ के कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से अभी शायद दिख नहीं रहा कोई। मैम मैंने ज्वाइन किया है तरुण तिरंग से। तुम अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और तुम वाइस प्रेसिडेंट भी हो शायद? जी मैम। चलो फिर तो ठीक है, लड़कियां ही तो संभाल लेंगी। प्रणाम मैम, जयंती दिस साइड। नमस्ते जयंती मैम। नमस्कार। नमस्कारम टू ऑल। ये गूगल मीट कुछ डिफरेंट है ना मैम? थोड़ा बहुत। आप जूम क्यों नहीं लगाते, यूज करते हैं? सर हम वैसे जूम प्रेफर करते हैं, पर जूम वो पेड वर्जन है, और गूगल मीट आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते अर्जुन। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। पांडे जी नमस्कार। नमस्ते पांडे। पांडे जी नमस्कार।
प्रेम तुषार जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कितना नमस्कार सर, कितना अच्छा लग रहा है सबको देख के, मैम आपको देख के, और आप तैयार होके बैठ के, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। प्रेम, जो आपकी टेक्निकल टीम है उनसे कहिएगा बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स लेते रहे स्पीकर्स के, और जो वैसे भी जो पूरा टाइल व्यू है उनका भी। यस प्रेरणा। प्रेम अभी मुझे तो दिखे नहीं। प्रेम प्रेम देवरी, मैं ले लूंगी प्रणाम करता हूँ। स्क्रीनशॉट। हाँ, वो मैंने कहा अभी तुम दिखे नहीं। ये हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं मैम। तो अभी सर, तो 6:21 हो गया है। बस मैं प्रारंभ करते हैं। सर ने भी ज्वाइन कर लिया है, श्री राम सर भी जुड़ गए हैं, और डॉक्टर आयुष गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। ठीक। 2 मिनट वेट करते हैं, शायद अभी लोग और जुड़ रहे हैं। मैम नमस्ते, पूनम बोल रही हूँ। सभी को नमस्कार। अंजू जी, ललन सर, नमस्कार। अपर्णा, बहुत दिन के बाद मैम आपको देखा है, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक लग भी रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। हाँ, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। बहुत दिन बाद। जनवरी में किया था मैं प्रोग्राम, जनवरी में किया था। एक तो कॉलेजेस के काम बहुत हो गए, हर समय एग्जाम्स ही चलते रहते हैं। अब इंटरनल एग्जामिनेशन, इंटरनल असेसमेंट चल रहे हैं, एग्जाम्स ही चल रहे हैं। और वो हमारे यहाँ यूपी गवर्नमेंट तो 100 दिन का मिशन शक्ति कार्यक्रम और हर जयंती को मनाना है, तो वो कॉलेज से ही नहीं 4-5 घंटे से कम लगता। इधर कुछ ज्यादा है यूपी में। अपर्णा जी मैम, बोलो, प्रेम को शुरू करें। एक तो आप सबसे निवेदन है, प्लीज अपने आप माइक्स म्यूट रखिएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो ऑडियो में जब हमारा प्रोग्राम चल रहा हो। और जो टेक्निकल टीम है, जैसे ही प्रेम स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर प्रेम स्टार्ट करते हैं, आप प्लीज इसको रिकॉर्डिंग मीटिंग को करना शुरू कर दीजिएगा। एंड नाउ ओवर टू प्रेम नाउ। तो सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज का, जैसे कि आप सभी को ये पता है, ये विदित है कि आज का जो ये व्याख्यान है, आदरणीय प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी के स्मृति में ये व्याख्यान रखा गया है। और सर का सुरभि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो सर की स्मृति में उनको आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं इस व्याख्यान के माध्यम से। जैसे कि गूगल पर जो लोग उनको नहीं जानते हैं, गूगल पर यदि जाएंगे तो प्रोफेसर भूदेव शर्मा यदि डालेंगे तो एक बहुत बड़ा जीवन वृत्त हम सभी के सामने आता है। तो कल मैं भी स्टडी कर रहा था, उससे पहले कि सर के साथ उनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहा है। और कल उनका जीवन वृत्त जब देख रहा था तो इतना विशाल उनका जीवन वृत्त है कि उसको बताते बताते समय बहुत बीत जाएगा। लेकिन मैं संक्षिप्त में कुछ बातें आपको बताता हूँ। तो जैसा कि 23 जून 1938 को उनका जन्म हुआ और 23 अप्रैल 2021 को उनका परलोक गमन हुआ। तो उनकी स्मृति में आज ये व्याख्यान वेव्स
तरुण तरंग का ये अपना ये व्याख्यान अभी प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें आज हमको कुछ विशेष वक्ता सुनने को प्राप्त होंगे। प्रोफेसर भूदेव शर्मा सर गणितज्ञ थे, तो इसलिए हमारी टीम ने इस प्रकार का विचार किया कि वो गणित के ही विद्वान थे, तो इसलिए गणित पर ही कुछ बातें होनी चाहिए। उनको श्रद्धांजलि गणित के माध्यम से ही दी जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति के प्रति, सभ्यता के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा रही, और उस अगाध श्रद्धा के कारण मुझे लगता है कि उनकी छत्र छाया में ये वेब्स रूपी जो वृक्ष है वो पल्लवित और पुष्पित हुआ। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि अपनी परंपरा है कि सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हम करते हैं, लेकिन अभी हम ऑनलाइन माध्यम से मिल रहे हैं, तो सरस्वती वंदना के लिए मैं अपने भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की संस्कृत विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्रा खुशबू गैरोला को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया सरस्वती वंदना करें। एक मिनट। जी खुशबू, जी सर। वीडियो ऑन कर दीजिए। नमस्कार। श्वेत पद्मा सना देवी श्वेत पुष्प शोभिता श्वेतांबरधरा नित्य श्वेत गंधानुलेपना श्वेताक्ष सूत्र हस्ताच श्वेत चंदन चर्चिता श्वेत वीणाधरा नित्य श्वेत अलंकार भूषिता वंदिता सिद्ध गंधर्वै चर्चिता सुरदानवै पूजिता मुनिभिः सर्वै ऋषिभिः स्तूयते सदा स्तोत्रनानि तां देवीं जगद्धात्रीं सरस्वतीं ये स्मरन्ति त्रिसन्ध्यायां सर्वविद्यां लभन्ते ते ये स्मरन्ति त्रिसन्ध्यायां सर्वविद्यां लभन्ते ते सर्वविद्यां लभन्ते ते सर्वविद्यां लभन्ते ते। धन्यवाद खुशबू जी, आपने सुमधुर वंदना की। अब जैसा कि हम सभी को जिनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है और मेरी गुरु हैं, सदैव उनका स्नेह, उनका वरद हस्त हमेशा प्राप्त होता है सभी छात्रों को, और मातृवात्सल्य सदैव प्रदान करने वाली वेब्स की अध्यक्षा आदरणीय प्रोफेसर शशि तिवारी मैम को मैं वेलकम, वक्ताओं के वेलकम के लिए और श्रोताओं के वेलकम के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैम आप म्यूट हैं। मैम आप म्यूट हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज एक विशेष अवसर है वेव्स के लिए, जब हम एक नया तरह का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं और जो एक स्मृति व्याख्यान के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रोफेसर भूदेव शर्मा को पिछले 25 वर्षों से हम सब जान रहे हैं, तो उनके स्मृति में ये पहला व्याख्यान है। जैसा कि प्रेम ने बताया, वो टीम ने निर्धारित किया कि इस तरह से हम उन्हें सम्मान और आदर प्रदान करें, तो और उसमें भी उनका प्रिय विषय सबसे पहले रखा जाए।
इसलिए गणित के विद्वानों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया। ये कार्यक्रम 2 भागों में है। पहले में भूदेव शर्मा जी के प्रति सम्मान है विद्वानों के द्वारा, और दूसरे पे गणित के विषय में लेक्चर 2 लेक्चरों का आयोजन किया जाएगा। भूदेव शर्मा जी का शिक्षा जगत में कई कार्यों में प्रवेश था, जैसे भारतीय संस्कृति, वेद, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और भारतीयता, और अपना उनका पढ़ाई का विषय गणित। उन्होंने जो सबसे नया और बिल्कुल मौलिक कार्य किया वो लगभग वेव्स की स्थापना ही कहलाता है, जिसमें उन्होंने वेव्स की संस्था को बनाया। उनके और जैसे कार्य हैं गणित विषय, उनको हम नहीं जानते। उनके लिए हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है प्रोफेसर टी.वी. गोपाल जी को, जो अन्ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बेंगलोर में रहते हैं, भारत में रहते हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि वो भूदेव शर्मा जी के बहुत निकट थे, बहुत दोनों का बहुत स्नेह था और बड़े तरह के आयोजन करते थे। और अभी दिसंबर में ही जापान में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की इंटरनेशनल, और वो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की कॉन्फ्रेंस थी, जो कि भूदेव शर्मा जी की स्मृति में की गई थी। तो ऐसे एक विद्वान हमारे बीच यहाँ पर है जो मैथ्स के साथ भूदेव शर्मा जी के संबंध पर प्रकाश डालेंगे। दूसरे जो विद्वान हमारे परम माननीय धीरेन्द्र शाह जी हैं, जिनको कि आप सभी लोग जानते हैं, जो वेव्स इंटरनेशनल जो अमेरिका में स्थापित हुआ था, अटलांटा, वहीं पे रहते हैं। और पहले दिन से जिस दिन ये बना उस दिन से आज तक वो उससे लगातार जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और यहाँ आए। ये बात करीब अक्टूबर की 1996 की है, जब वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, वैदिक कॉन्फ्रेंस, और उसमें होने के बाद में 5 लोगों की एक समिति गठित हुई, जिसमें प्रोफेसर भूदेव शर्मा, धीरेन्द्र शाह, डॉक्टर चंदोरा, सुभाष काक और शिव वाजपेयी जी थे, और मैं भी वहाँ पर पार्टिसिपेंट के रूप में तो थी। तो उसमें ही ये निर्णय लिया गया कि वेव्स की स्थापना की जाएगी। और वो आप देख ही रहे हैं कि इंटरनेशनल वेव्स एक संस्था है और एक इंडिया में इंडिया वेव्स एक संस्था है, और दोनों 25-25 वर्ष पूरे कर चुकी हैं और वेद के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रही हैं। तो भूदेव शर्मा जी के विषय में हमने धीरेन्द्र शाह जी को भी आमंत्रित किया है, और वो यहाँ अपने विचार रखेंगे। जो वैदिक विद्वान यहाँ पर हैं, विशेष रूप से वो बहुत ही माने हुए वैदिक विद्वान हैं डॉक्टर श्री राम चौथावले जी, जो कि इंडियन कन्वीनर हैं और वैदिक गणित जो शिक्षा न्यास संस्था है उसके यूनिट के। तो उनको हम यहाँ पर देखकर उनको उपस्थिति से बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं। दूसरा एक विशेष वक्तव्य है भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आयुष गुप्ता जी के द्वारा, जो एक विशेष वक्तव्य प्रैक्टिकल गणित के बारे में बात करेंगे। और जो आयोजक मंडल है उसमें ये शुरू किया प्रेम देवली ने, मैं उन्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ, और भी सारे लोग जो काम कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ सभा में बड़े सारे विद्वान हैं जो उपस्थित हुए हैं कई वर्षों के बाद, जैसे डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जी यहाँ पर विराजमान है। हमारे तुषार मुखर्जी हैं जो हर जगह रहते हैं और हर समय निकालते हैं। प्रोफेसर कौशल हैं और अंजू सेठ हैं। इस तरह से कई सारे विद्वान हैं और भी आ रहे होंगे। तो हम ये कार्यक्रम सभी के स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन के साथ आगे बढ़ाने के लिए फिर से माइक को अपर्णा दी को देते हैं। एक बात रह गई जो मैं बताने से, इस सभा के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद जी। वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस उनका अंत में होगा। वो हमारे सबसे सीनियर मेंबर हैं। उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया, उनके प्रति धन्यवाद और आभार मैं व्यक्त करती हूँ। बहुत से विद्वान यहाँ पर गाजियाबाद से भी जुड़े हुए हैं जो भूदेव शर्मा जी के साथ रहे और उनके दोस्त थे।
अग्रवाल साहब हैं, पांडे जी हैं, आप सब लोगों को भी मेरा प्रणाम और वेव्स में आपका स्वागत है। आप पढ़ना जी, थैंक यू मैम। Namo Namaha. Namaskar to all respected guests and participants of this evening. As you all are aware that in 2021, WAVES has completed its 25 years, and today what we are seeing in WAVES, that is the academic excellence, is actually the vision of our very respected late Professor Bhudev Sharma sir, who with his scholarly ideas laid down the foundation of WAVES. Today we are having a special guest among us who is with Professor Bhudev Sharma sir since beginning of WAVES and has very closely associated with all the activities of WAVES. We welcome Shri Dhirendra Shah ji, Director and Treasurer WAVES International from Atlanta, USA. I request Shri Shah ji to share Professor Sharma ji's contributions. Pranam and Namaste to all of you. First of all, I'd like to thank Dr. Shashi Tiwari ji for inviting me here today on this great occasion of remembering Dr. Bhudev Sharma. Friends, the first time I met Bhudev ji was in 1996 at the WAVES conference, first international conference I would say, revisiting Indus Saraswati age in ancient India, held in Atlanta, when the idea of forming the WAVES was decided. Dr. Bhudev Sharma was the primary person who felt that there was need to have an academic forum for scholarly activities to study various disciplines in Vedas, Vedic traditions and epics. This was a great revolutionary idea in USA when there was hardly any awareness about Vedic knowledge, traditions, and the ancient Indic civilization. WAVES was legally incorporated and registered in Louisiana state in early 1997, and then in 1998, IRS, the Internal Revenue Service, gave the status of 501c3, which means it's a non-profit organization. Subsequently, WAVES India was formed under the able leadership of Dr. Shashi Tiwari ji. As you know, Shashi ji has ever since inception of Vedic WAVES India has conducted and has been conducting several seminars and multiple Vedic disciplines. She also continues to publish WAVES newsletters and operates WAVES blog. And she has successfully formed several chapters in India. I don't know where she gets her energy from, but I find it extremely difficult to cope up with her. She is absolutely a dedicated person that in my life I've never come across anybody like that. So pranam to you, Shashi ji. You take care of yourself. Dr. Sharma later on moved to Atlanta from Louisiana and worked as a professor of mathematics at one of the Atlanta-based colleges. It is during this stay in Atlanta that I came to know him very closely, and we used to meet often for lunches and dinners to discuss activities related to WAVES organization. Besides being a great mathematician, Bhudev ji had a very deep knowledge of Sanskrit, Vedas and Vedic traditions. He devoted a lot of his time and energy in developing the scope of WAVES by bringing in participation of foreign scholars in WAVES, like you know the person David Foley. He also organized and brought in a lot of foreign scholars to attend the international conferences, mainly from USA, not only from USA, but also from Europe, Nepal, Trinidad, Russia, Bali, Indonesia. He formed several committees with specific assignments in the WAVES organization. His idea was to spread the wings of WAVES throughout the world by bringing in non-Indians in these committees. And that's why he brought Dr. David Foley in this board of directors at a later stage. Under his presidencies, WAVES held first 3 international conferences with great success.
He also edited the proceedings of these conferences. Closely working with him, I realized that Budevji was not only a workhorse, but also very meticulous, detail-oriented, and very careful in working of the waves. He expected the same performance and devotion from his colleagues in waves. After moving to India from Atlanta, Budevji continued to work closely with Shashiji in running of the waves of India. His zeal, enthusiasm, devotion to the cause of waves continued till his last breath. He has left a rich legacy behind him, making waves a truly international academic organization, which has helped to spread the knowledge of Vedic traditions and Indian civilization. With this, I would like to say that all of you who are all scholars, please continue to work for waves, because today, as I can see it in the United States, we have a difficult time to defend Hindus and Hinduism. The academia is against Hinduism, the media is against Hinduism, and also the politicians are against Hinduism. So the time has come for wave scholars sitting in India that you've got to do something to defend our culture, our traditions, our Vedas, our Dharma. And unless we do that, we are not going to survive. So my request to you all, please listen and what Shashiji knows about it, what is to be done. So whenever there are problems with academic in the United States, like Harvard or Chicago, there are people who are basically employed to criticize and negate India and Hinduism. So my request to you all that please continue to support waves and do whatever best you can to save and protect our dharma. Thank you. Appreciate that. Bye. Thank you, Shri Shah ji, for sharing all these contributions made by Professor Sharma ji, and truly he has left a great scholarly legacy behind to look forward and to research further in the field of Vedic studies. Thank you so much. Now it's time to invite our another speaker. Late Professor Budev Sharma ji was an eminent scholar of mathematics and had a great scholarly contribution in that. To highlight, I'd like to request Professor T.V. Gopal ji, Department of Computer Science and Engineering, College of Engineering, Anna University, Chennai. Also, T.V. Gopal ji is a friend and a well-wisher of late Professor Sharma ji. We welcome you, sir, to highlight the contributions made by Professor Sharma ji. Thank you for all the things showered on me by Dr. Mr. Shashi Tiwari today. It's a matter of coincidence that I agreed to participate in this meeting a few days back, and soon after I confirmed and the agenda came, I had to rush to Bangalore on office work, and I'm taking this call from Bangalore, even though I work with Anna University, Chennai, College of Engineering, Gindi campus, which is just turning 228 years old. And I cannot help but recall that wonderful journey in a small van we had from Bangalore to Srisailam, where Mr. Budev Sharma and Mr. Budev Sharma were there. One full day we began early in the morning. As a matter of fact, we reached Srisailam 24 hours later. 27th December, we started very early in the morning. 24 hours we were there in that tempo, and it was a small van with a few other people, Prabhakar, Kailam Prabhakar, his Mrs. Anjaneya Sharma, myself, a few people, just half a dozen people. We were there for 24 hours traveling with that. It was a pleasure. He has been a family friend of ours. We have been interacting with him for more than two decades. Coming back to the point of discussion, mathematics is so well known, it transcends any barrier of any such. There is no dispute on that. It's both the handmaiden of mathematics as well as the queen of sciences. Queen of sciences, handmaiden of sciences. It has its position well etched out, but then bringing in interdisciplinarity has seldom been used. We have always been saying that the domain-specific concerns should be pushed to a later date. Mathematics should be as generic as possible.
let's not bring in the discipline of any other grade outside of study of mathematics, a discipline of mathematics. That's exactly what we wanted to do. It's all right as and when we run into some necessity to talk about application, to talk about the domain. We can always take recourse to the mathematics, look at our foundation books, go ahead and study. The idea is good, mathematics is so nice, so well structured, so well organized. Any day I can go back to the foundation book and build it up to whatever I want, whether it is nanotechnology, whether it is supercomputing or anything. It's so very nicely well structured, well articulated. Bringing in interdisciplinarity as early as 1975 is a visionary idea of Mr. Vedic. He never lost that charm of a pure mathematician. He never lost the charm of making mathematics just so intelligent. Anyway, you feel confident that it's just mathematics. I can go back. Yes, I am stuck with a serious design problem. I am talking about combinatorics. I am really concerned about so many things, but I know that once I get started, the mathematics as a subject takes me to that necessary foundations where I feel confident to come back, bounce back and solve it. It is so innate to mathematics and any domain, any discipline. I work in the field of software engineering. After mathematics, only software engineering today is transcending all barriers of discipline. Everywhere you find software. Been trying to persuade people into bringing mathematics, more of mathematics to software, so that we know that we have that discipline of halting when we don't know what to do. It's absolutely necessary. Instead of simply telling them, let's go ahead and do something, a discipline which mathematics teaches, just wait, hang on, we'll go back, do something else. These are some very valuable lessons I see in the way Dr. Sharma used to work, he used to talk, he used to discuss. See, this is the concern which we have been having. The institution, Anna University, has ventured as early as 2001 into working in the area of Indic technologies based on the scriptural knowledge. And so the Vedic Sharma was the most eminent professional we could think of who can blend both the traditional knowledge system and the present day mathematical system. One of my colleagues was active in the SIM while I was working with the base. Then we had so many other interactions. Many times we have been talking about the journals, very pioneering effort, 1976. Very, very rare to come across such eminent intellectuals who have been doing this kind of a visionary and a pioneering work. Sheer blessings to me and my family all along. We used to talk until he passed away. We were working on a journal issue on Journal of FIM. We were talking about the JCISS. I was one of the guest editors, and we were talking about it. He had spent time to handwrite on the cover page design. No, this should be here. This article should come here, and he just scanned it and sent it across to me. It was a pleasure working with him. The meticulousness with which he goes into it. These are certain things which I wish every young imbibes, a discipline which mathematics automatically makes things happen without anybody telling. That mind works like that. It was a fascinating journey for me. Personally, for my research, I am grateful to Professor Bhudev Sharma, I must say, for a wonderful paper he wrote many years back. It's a very old paper, which is a new inaccuracy measure for fuzzy sets and its application in multi-criteria decision making. It is written with Dr. Rajkumar Verma, his direct student, several years back. Fuzzy sets is what we talk about. In other disciplines, we race for approximations. Many times they are trivial. Many times things are not 0 and 1, they are fuzzy. What is the kind of an inaccuracy that we are introducing into the exercise is something which has always been a puzzle for us. How do I do that measure, the inaccuracy measure, when I am approximating and using something? When I am making certain things fuzzy, I am making them inaccurate. What is that quantum of inaccuracy which I should prepare for? As an engineer, it is of paramount importance for me. What is accurate is obvious. What is inaccurate and its implication is something which is so phenomenally important for us.
And this work was so nice and was so very useful for me. One of those works. I've been working with him on combinatorics. Like this, there are so many things: physical reality, mathematical reality. It's great to talk with the gentleman, Professor Vivek Sharma, who has been telling that there is a distinction between mathematical reality and physical reality, which is non-zero, non-negligible. Do you want to fill it up with physics, or do you want to fill it up with anything else? The questions are there. The questions are always there. Many more questions will come. Dr. Shashi Tiwari was mentioning to me a few days back when we were talking about this program. A lot of youngsters are going to it. It's an open challenge. That puzzle still remains. That puzzle will remain in whichever walk of life you choose to live with. There is a mathematical reality. There is a physical reality. What is your choice in making that bridge happen? And what are the implications of living with that choice? These are certain things which we need to understand very carefully. Please do read the Google Scholar, which one of our good friends who has introduced the topic of the day has been talking about. Just go to the Google Scholar and you find so many of his papers. Very recently we had the Nobel Winner Conference. Nobel Winner's legacy is 125 years old. So Vivek Sharma interacted with him in person, both in India and US. Only one Indian who has interacted with this person is called Tarun of Cybernetics. Created a course, first person to create a course in India. And he has produced 5 research scholars. I've shared the page in the chat. I hope the chat is backed up along with this meeting record. Kindly do search it. Dr. Aparna is very diligent. I don't have to tell her. She will automatically do that. As Dr. Shashi Tiwari was mentioning, we had a complete session dedicated for a conference in Japan. The entire conference was dedicated to Mr. Vivek Sharma. It is always God's grace that we receive his blessing. Mr. Vivek Sharma remains in many of his works, which will shine as a beacon for the futures to come. Thank you very much. There are so many things. I cannot simply put everything together in 5 minutes. It's a story that is perhaps next 100 years will still be listening, I hope. And thank you very much, Dr. Shashi Tiwari, for your wonderful blessing. We were together for the Sri Salem conference that I was mentioning. For one full day with both Mrs. Kusum Vivek Sharma and Mr. Vivek Sharma on the travel was a lesson in itself, which I'll never forget. And it's God's opportunity that I'm taking this call from Bangalore. Unexpected that I rushed to Bangalore. Thank you so much. Thank you, Professor Gopalji, for sharing your experiences in the chat box with related links and also highlighting the charm and the confidence of Professor Sharma ji in the field of mathematics. And really, we all are blessed with his so many blessings, and we keep nurturing that. Thank you for joining us. Now over to Dr. Prem for the next session of this evening. Thank you, Aparna ji. अभी इस संगोष्ठी में हमको जिन जिन का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, हम सभी युवाओं को, ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय के FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के पूर्व प्रोफेसर ललन प्रसाद सर का भी हमको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही प्रोफेसर अंजू सेठ मैम का हमको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। प्रोफेसर सुषमा चौधरी मैम का हमको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। प्रोफेसर रंजीत बेहरा सर का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। प्रोफेसर धर्मा मैम का हमको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और ऐसे अपने अनेकानेक आदरणीय महानुभाव हैं। समय की अल्पता के कारण मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो अपने युवा साथियों को जो अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वेव्स तरुण तरंग का एक कार्यक्रम है, तो उनको आप सभी महानुभावों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है। अभी हम मुख्य व्याख्यान की ओर चलते हैं। तो मुख्य व्याख्यान में जैसा कि वैदिक मैथ्स के ऊपर आज का ये कार्यक्रम है, और जब वैदिक की बात आती है तो मैं भी अध्ययन कर रहा था, तो श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने वैदिक के बारे में उन्होंने जो व्याख्यान किया है, इस विषय पर भी चौथाई वाले सर अभी हमको अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, किस प्रकार का क्या वैदिक कंट्रीब्यूशन है गणित के लिए। तो प्रोफेसर श्री राम चौथाई वाली सर का परिचय देना मेरा दायित्व है। आप अमोलक चंद कॉलेज यवतमाल अमरावती विश्वविद्यालय से भूतपूर्व आचार्य रहे हैं।
और NCERT के नेशनल करिकुलम फोकस ग्रुप के चेयरपर्सन भी रहे और वर्तमान में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के वैदिक गणित के राष्ट्रीय संयोजक के नाते आप दायित्व संभाल रहे हैं। सर का भी जो जीवन वृत्त है उसको मैं देख रहा था तो बहुत विस्तृत जीवन वृत्त है। आज आपका सानिध्य हमको मिल रहा है। मैं सर को मुख्य व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर श्री राम चौथाई वाली सर। Yes. Honorable Professor Shashi Tiwari ji, President Waves, Dr. Supereminent, Secretary Tarun, the President of this event, Professor Prasad ji, all other respected speakers who express their views about Dr. Bhudev Sharma ji and the speaker Ayush Gupta, all other dignitaries and august participants. Now I will share my screen with the slides so that I can present whatever I want to say more clearly. Whether the slides are visible? Sir. Not now, sir. Abhi nahi. Okay. Just wait for a minute. Now it is. Sir, it is coming in another screen. Wait, let me pin that. G. I think. Are they visible now? No, sir. Actually, I'm doing that. Technical team, can you help? Sir, now it has come. Now it is fine, sir. Yes, thank you. I am honored to be a speaker on the occasion of Professor Bhudev Sharma Memorial Lecture, who devoted his life not only for the areas of the modern mathematics, but for the Ved and Vedic knowledge and the mathematics. The audience present here are well aware of the workings of Dr. Bhudev Sharma ji. So I pay my humble tribute before I start my lecture. I was directed to talk on a topic, some epoch-making Indian contributions in mathematics. The subject has a vast canvas. I know that. So I have decided to confine myself to talking on only arithmetic part of the contribution, though all we know that Indian scholars from Vedic times to present have contributed a lot in arithmetic. We were the pioneer of that
Similarly, algebra started. Origin of algebra is Indian. Geometry is Indian, as we call it. First book on the geometry is Shulva Sutra or Baudhayana Shulva Sutra, as we used to call it. Then trigonometry originated from India, and many more fields. But it is just impossible to cover all the faculties and all the contributions which Indians have made in these 4 or 5 fields, of which they are the originator or pioneer. So I confine myself to arithmetic. Secondly, I will only be speaking from Vedic times up to Ramanujan. There are many mathematicians who worked during this past period. And India is always engaged in the pursuit of knowledge, and mathematics is no option to this pursuit. Our ancestors since Vedic times developed first the decimal system and zero. Just imagine a time in the history of mankind when a man or a society in that period does not know how to count. And one fine morning, Indian rishis, scholars, start conceptualizing the numbers. And that was the golden day of not only in the field of mathematics, but in the field of sciences. They conceptualize the numbers and they give the form to the numbers and they start counting. One of the oldest record of such available is in the Medhatiti Sukta of Rigveda, where number system is mentioned. It starts with 1, Ekam, Daham, Shatam, etc. goes up to Parardha. Parardha at that time of Medhatiti counts as 10 to the power 12. Nowadays, when Bhaskaracharya revised the names, his Parardha stands at 10 to the power 17. And now that is usually accepted. Why they have done this? Why it was necessary to have the counting number itself? And then after defining the counting numbers, after conceptualizing the counting numbers, they must have thought that it is very necessary for the overall human development. And that is how Maharshi Lagata in Vedanga Jyotish book, where he actually says that Shikha Mayuranam Naganam Manayo Yatha Tadvat Vedanga Shastranam Ganitam Murdhanisitam. As the crest on the heads of the peacocks, as the gems on the heads of the snakes, they are recognized for their richness, glory, beauty, and bliss. So is the Ganita at the top of all the Vedanga sciences. So this is how it is their perspective to study for mathematics, that it is at the top of all Vedanga sciences. Exactly what we used to say, today is mathematics is mother of all sciences. The same idea was there in our Rishis working. And then they start, after discovering the number system, 8 basic operations were defined. Remember, don't look with the frame of 2021, 2022. Today, these are the simple operations. But when society does not know how to add, how to subtract, Indians start developing the methods for addition, subtraction, multiplication, division, square, cube, square root and cube root. A single word Ashtaparikarmani is used for all these basic operations, and hundreds of methods were thought of. How to add, how to divide, what is square root, what is the concept of square root, what is the concept of cube root, and so many methods are available from Aryabhatta to Bhaskaracharya. I at least know 20 methods for all these operations available.
So after defining and after establishing these 8 basic operations, naturally the next they got the recognition from all over the world. I will just quote 2 to say the importance of this development: conceptualization of counting of numbers and the 8 basic operation. Albert Einstein says in his biography that we owe a lot to Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. Nothing more to comment on this. Then Kajori, a famous historian, also says that the grandest achievement of the Hindus and the one which of all mathematical inventions has contributed most to the general progress of intelligence. He's not talking about the mathematics only. General progress of intelligence is the invention of principle of position in writing the numbers. I hope these 2 comments are enough to describe the importance of discovery of the numbers, counting numbers, and the operations. Whenever they start thinking of division, they must have occurred the situation like 8 upon 3, where exact division is not possible. And thus, the concept of fractions, or what we call today rational numbers, is developed. Indians were first, remember, many times it is said that only counting numbers are were taught or were discovered and not the fractions. That's again a myth. We have Tripada Urva Udait Purushaha, like verses in Purusha Sukta, which we know. So 8 upon 3 means fractions were developed, concept developed, and again all the 8 operations were taught, were discussed on those fractions. Since Vedic times or from the period of Shulva Sutra, Indian mind was aware of such fractions and later defined all the 8 operations on the same. Then the square root of natural number, when they start thinking about how to find square root of the numbers, naturally a root 13 situation must have been occurred there. How to explain what is root 13, where it is not a perfect square number. Then they start developing what they called as a Karni, or the third or irrational number in today's world. They defined Karni in a very apt manner. Bhaskaracharya in his book Bijganit. Lilavati is famous. Bijganit is not that famous, but Bijganit is again a very wonderful book on algebra by Bhaskaracharya. In Lilavati, there is hardly one chapter which deals with indeterminate equation on algebra. But this book, Bijganitam, is totally devoted to Bijganit, that is algebra. There he explained very aptly that Yasya Rashir Mule Apekshite Niragram Mulam Na Sambhavati Sakarani. Means the number whose square root is expected, but not possible without a remainder, is a Karni, or what we call today third or irrational number. 6 operations on surds are defined, and this 6 operation is as important as 8 operations on the counting numbers or natural numbers or rational numbers. Those 6 operations include addition, subtraction, multiplication, division, and square of the third expression, 5. The 6th one, square root of the third expression with existence conditions, is discussed. This is very important point in the history of Indian mathematics, where something like existence conditions are discussed. When square root of the third expression will exist or not, that is to be decided first, and then go for finding it. That can be treated as a milestone in the history of Indian mathematics, where for the first time Bhaskara discussed about the existence condition. What are the problem? I will just give you one example to have a rough idea of what is discussed under the square root of the third expression. The problem is like this. Expression E say equal to 13, that is a rational number.
in root 48, root 60, root 20, root 44, root 32, and root 20. This is the third expression in terms of Bhaskara. What he is expecting is to find the square root of this. It is available in the 4th chapter of Bijganita, verse 48. Anyone can go and verify that. Example is exactly like this. And for this particular example, Bhaskara first discusses existence condition and a long method for finding the square root. Unfortunately, this is not in our syllabus. We used to talk about addition, subtraction, multiplication, and division on irrational numbers, but not about the squares, and then of course not about the square root of the third expression. I don't know why such an important unit or important topic, where for the first time India has discussed the existence condition, is missing from the syllabus. Hope one day it will be included. After defining the numbers, natural extension of the is to define the sequences and series about the numbers. Sequences of natural numbers and answers for their sums are found mentioned since Vedic times. If you go through the Rigveda, you will find that you should donate to a Brahmana or whomsoever is performing a yajna, a dakshina in multiples of 12. And not only this, how much that amount will be is found calculated. So they have the idea of the sequence, how to find their sums in both forms, arithmetic sequences and geometric sequences, since Vedic time. But the mathematical formulation of all such situations appears in later on. So Taittiriya Samhita, Panchavinsha Brahman, Shatapatha Brahman, Sholava Sutra, early Jaina works, and the Bakshali manuscript, as it is called, expound the knowledge of the progressions in various forms and answers for their sums. The first, a known result of sequence of natural numbers, or the sum of natural numbers. Sridhar Acharya was a mathematician of 8th century, 750 AD to be very specific. He has written 2 books. One is called Pati Ganita. Pati stands for arithmetic, Pati Ganita, and then a Trishatika. In that Trishatika, he has clearly mentioned a formula for sum of natural numbers, as we know. But what is surprising is the general case of this. It is the formula for partial sum of natural numbers. So Sridhar has developed a formula for partial sums. This left-hand side formula is a sum from 1 to n. What Sridhar thought of sum from pth natural number to nth natural number. Today we perform such operations by repeating the operations Sn minus Sp. So 3 operations necessary. First find Sn, then find Sp, and then difference. Sridhar has given direct result for such sums, n minus p times n plus 1 plus p upon 2. And it is very clear when I put p equal to 0, I will get the result on my left hand side, which is sum from 1 to n. It is available in Pati Ganita again. So this is extension. So instead of thinking of a sum from 1 to n, they thought of sum from p to n. Aryabhatta has done same. So many times it is said that Aryabhatta has not given the formula for sum of natural numbers. That is not again true, because he has given a general formula for finding the sums of natural number. Same idea is extended for sum of terms in arithmetic progression. The form which we know n by 2 into twice a plus n minus 1 into d is available exactly same form in Mahaviracharya's Ganita Sara Sangraha. Mahaviracharya, not China, he is mathematician of 9th century, 850 AD. Book he has written is Ganita Sara Sangraha, and that in that book we find the formula for sum of n terms in AP. Before that, of course, as I said, Aryabhatta and others have given the some different form, and that different form from n minus p terms, sum of
P plus 1 up to Tn is again given by Mahaviracharya in exactly equivalent form. So just compare, again P equal to 0, right hand formula will reduce to left hand result. But they thought of finding the partial sum instead of 1 to n from P plus 1 to nth term. It is available again in that Ganita Sara Sangraha. Sum of squares of terms is a known result. Aryabhatta has given the value as same as n plus 1 to n plus 1 into n upon 6. We used to call n times, but I have deciphered it according to the verse in Aryabhati's Ganita Pada, so that n is coming at the end. But the formula is same. Again, the same idea which is for sum of squares of natural numbers is extended for sum of squares of terms in arithmetic progression. So again, this formula is not available in the syllabus. So the aim is to find t1 square plus t2 square plus up to tn square, sum of squares of first n natural numbers. And the formula reads n a times tn plus d square times sn minus 1 square. A and d are usual notations. I have used the notations which are familiar. A first term, d common difference, and sn minus 1 square will be naturally the formula for square of n minus 1 natural numbers. Same goes for a case of cube. We have a cube formula, sum of cubes of natural numbers as n into n plus 1 upon 2 square. Aryabhatta was the first to discuss this sum and give a formula which we use today. Same is extended for terms in AP. So our sum will be t1 cube plus t2 cube plus t3 cube up to tn cube. Again, this formula is not available in the syllabus. The formula reads like this: Sn square times d plus Sn a into a minus. Yes? Anything wrong? Your slides are not visible. Oh. Just I will share them again. No, sir, it is visible, but please forward your slides, sir. Only one slide is first there. Page of your slide. Please next slide, sir. Press next button. Now it is visible? No, sir. A single slide is there from the beginning. It is not changing. Slides are not changing. Yes. Yes, sir. Okay. You can use slideshow option. Yes, I will go to that. Just wait for a minute. Yes, now it has come. Now ready? Yes. Now coming? Is it okay now? Yes, Yes, sir, it is now visible. visible. Okay. So the extension is available. Again, same Sridhara, a very, I don't know how many of you know even the name of Sridhara. Of course, there are very eminent persons on the in the audience, so they might have known the contributions. Extension is available for arithmetic progression. Sum of cubes of n terms of arithmetic progression. Now sum of sums, or what we used to call a sum of triangular numbers, 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3. Formula again given by Aryabhatta, same n into n plus 1 into n plus 2 upon 6. And the beauty is that same is extended for arithmetic progressions. Sum of sums of terms in arithmetic progression. So it will be t1 plus t1 plus t2 plus t1 plus t2 plus t3, so on up to t1 plus t2 plus t1. And the formula read like this: n into n plus 1 upon 6 times 3a plus n minus 1 into t. But here I have given a particular case of what Narayan Pandit, again a mathematician of 14th century, used to call Vara Sankalitam. Vara stands Somavara, Mangalavara, Budhvara, etc. Vara stands for what gets repeated. So this is Vara Sankalitam means what the Sankalitam or the sum is repeated. So let me tell you the concept just within a one slide.
So for natural number, first sum is there 1v5, v for Varasankalita. I have taken the notations just to denote the sum correctly. It is from 1 plus 2 up to 5. Second will be a sum of triangular numbers, as we used to call it, 1 plus 3 plus 6 plus 10 plus 15. But after that, Narayan Pandit has gone further. Third order, it will be 1 plus 4 plus 6, 10, 10 plus 10, 20, etc. for 5 terms. Then fourth order, then fifth order that way. So the sum of sums, which is limited to second order in this case at least, in terms of Varasankalitam, is further extended for mth order sum. Same idea again thought for terms in arithmetic progression. Say the terms are 2, 7, 12, 17 and 22. First order A stands for arithmetic progression, Varasankalitam of arithmetic progression terms. Second will be Q plus 9, then it will be 9 plus 21, 21 plus 17 will be 33, 33 plus 22 will be 50. And the third order and the fourth order and so on. So both ways this concept is developed. But not only the concept, this is for the first time in history of mathematics, Narayan Pandit, 1356 AD to be very correct, in his book Ganita Kaumudi has defined such type of sums under a caption Varasankalitam and go on developing a formula. For natural numbers, the formula stands like this. So mth order Varasankalitam, I have not changed the name because it is the original name given by the scholar. Mth order Varasankalitam is n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 up to n plus n divided by 1 into 2 into 3 up to product goes up to m plus 1, or denominator can be thought of factorial m plus 1. This is one of the best, I can say, contribution of Narayan Pandit in developing mth order sums of sums for natural numbers. Same is again extended by Narayan Pandit for terms in AP with a formula mth order Varasankalitam of terms in arithmetic progression, MAN equal to m plus 1 into a divided by n minus 1 plus d times mv n minus 1, that vn minus 1, again the use of the earlier formula for natural numbers. So both results are considered as one of the best contribution and one of the striking contributions in the field of sequences and series. Now naturally a question arises where it uses, but that's again a not today's actually discussion. Nobody have gone for any of concept and a formula unless it is applicable in some or other situations. So we need to find in mathematics where such formulas are used. Narayan Pandit has given many examples where such formulae are useful. Now, the last about these sequences, a Fibonacci sequence. We are all familiar with idea of Fibonacci sequence, but possibly don't know that it has an Indian origin, and that starts as we know it 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Their next term is derived by adding previous two terms. It is well known to Indian scholars since Pingala Chanda Sutra. In Chanda Sutra, we find such type of sequences used to create another chanda or another type of the proceeding, and its elaboration and its application in Halayuddha commentary. Halayuddha was a commentator for Chanda Sutra of the 10th century, where he elaborated such sequences, but it is not coming, the source is not mathematical script. I must admit that the source is a proceeding, Chanda Sutra as they are called. But after Pingala, a Jain scholar, namely Virahanka of the 7th century, elaborated a structure called Matra Meru. And this Matra Meru is similar to Meru Prastar of Pingala or Pascal triangle as we call it today. And he gave the rule for finding such sequences, and that rule is exactly similar to what we use to find the terms of the Fibonacci sequences. Un plus 2 is equal to un plus 1 plus un
So previous two terms are added to find the next term. But Indians does not stop here. They extended these Fibonacci sequences. And the extension of the Fibonacci sequence is fairly a new idea. What we used to call Fibonacci sequence, where previous three terms are added. And in 1914, Agronoff noted the idea that, and the term is suggested by Feinberg in 1963. The next term is obtained by adding the previous three terms. So the Fibonacci sequence will be like this. I have purposefully given the sequence number in OEIS. First three terms are added. So we can refer the details there. 0, 1, 1 added to give 2, 1, 1, 2 gives 4, 1, 2, 4 gives 7, and that way. The Fibonacci sequence is defined, applied in many situations and for theoretical as well as practical purposes. After defining these Fibonacci sequences, they start defining Tetranacci sequence, where four terms are added. So 0, 1, 0, 0, 1, 1 added to 2, 0, 1, 1, 2 will give 4, 1, 1, 2, 4 will give 8, and so on. And then Pentanacci, Hexanacci, and now N-Nacci sequences are defined. This is the story which starts with Fibonacci sequences of 12th century up to 19th century, where N-Nacci sequences are now defined. Now, what is interesting and important and when I go through this literature, I was really taken aback, surprised to see how Narayan Pandit can visualize N-Nacci sequences. In 14th century, he has given a formula for creating such N-Nacci sequences under a caption Samasiki sequences. This is available in chapter 13th of the Ganita Kaumudi, and verses are 14, 15, etc. And 4, 5 verses before this and 2 or 3 verses later than. But the actual formula for finding N-Nacci sequence is available. Of course, instead of giving you the verses, I have translated that verse from the translations available to a mathematical form which we can understand and comprehend easily. And that states T is the symbol used for TQR, rth term of the sequence, and gives the number of digits added. So when we add 2 digits using the formula, we will get Fibonacci sequence 0, 1, 1, 2, 3, etc. For Q equal to 3, same formula works. Find the Fibonacci sequence. For n equal to, of course, for Q equal to 4, Narayan Pandit formula, we get the Tetranacci sequence available. So I was really taken aback. Why for Narayan Pandit thought of such N-Nacci sequence as we used to call today, and what is the use of that? Again, in that book, examples are there where such sequences have been applied to find the answer. So I close the story of the sequences. There are many more things which can be thought of and say about the sequence. Now I come to a formula, again slightly related to mathematics, number of combinations. As we are aware that Professor Bhudev Sharma has done a lot of work in combinatorial mathematics, I think that it will be a fitting tribute to him by putting before you a formula for number of combinations. Ankapasha is the word used in Mahaviracharya's script, Ganita Tara Sangraha, and in the 6th chapter, I have actually quoted the verse which can be transferred, deciphered to NCR formula. But formula is slightly different than what we used to call a Herigon formula, and compare that formula with what we used to apply factorial n upon factorial r into n minus r factorial, attributed to Herigon of 16th century, 1634. But actually Mahaviracharya has given the formula like n into n minus 1, n minus 2, up to n minus r plus 1, divided by 1 into 2 into 3, up to r, that is factorial r. So
From 8th century onwards, we have a formula, but the concept of combinations is available again in Chanda Sutra, in Ayurveda, Charaka Samhita, and in Varahamira's work, Bruhat Samhita, where Varahamira has given a procedure to find the value of NCR. I'm saying not the formula, but a procedure, namely the name of that procedure he gave is Loshtaka Prastar. So one type of triangle is defined like Pascal triangle. I can say Prastar means a structure. By using those steps in that particular structure, we can always find the value of NCR. So the credit goes to Varahamira for giving a procedure. Formula goes to Mahaviracharya little later on. Varahamira means 5th century AD, so it's nearly 300 years later. Mahaviracharya has given the formula. So this is again considered as one of the best contributions in the field of mathematics. Same permutations formula is available, applied again under the same chapter, Ankapasha by Bhaskaracharya in Leela. There is a separate chapter titled as Ankapasha, where he discussed various situations related to number of types of combinations and types of permutations, and a formula NPR is also available there. Now, one of the very intriguing and long studied problem was to find the value of pi ratio. Indian from the very beginning, if you open a Veda or a Purana or any astronomical book, you will find a sentence which reads that the circumference of a earth, or for that matter any celestial body, used to call Chandra or Mangal, whatever in the system at that time, that circumference is always 3 times the radius. So they always thought of a relation between a circumference and a diameter or a radius. India has thought of a relation between circumference and diameter always in place of radius. So from the very beginning, this ratio is none other than 3. No number other than 3. They never thought of a ratio 2 or 4 or anything. Always they thought of the ratio, and that is of course value of pi in our knowledge today. So in Jaina scripts and in Shulva Sutra, that value was considered to be root 10. They were sufficiently correct when they use root 10 because it approximately comes out to be 3.16. So 3 is the 3.1 even is what they suppose. Then comes a Manava Shulva Sutra that gives a little better value, 25 by 8. Then Aryabhatta comes. Again, the great Aryabhatta. We know this first Aryabhatta. There are 2 Aryabhatta, Aryabhatta 1 and senior Aryabhatta or Vruddha Aryabhatta as it is called, and then Aryabhatta 2. And that is the reason why when we launch a satellite, first satellite, the name was Aryabhatta 1. Second satellite when launched, it was named as Aryabhatta 2. There, it is not counting, just counting 1, 2. There were 2 Aryabhattas who contributed a lot in mathematics, in astronomy also. That's why the name were given. The third satellite which we launched, we call it Bhaskar 1. So it is a Bhaskaracharya of 7th century. The 4th satellite which launched, it is called Bhaskar 2. It is a Bhaskar of Bhaskaracharya, as we used to call it, 1150 AD. 12th century AD. Then comes Virasena, who has given a fairly correct value, 355 divided by 133. Virasena is a Jaina mathematician, and then the value comes out to be nearly 3.1415, up to 4 decimal places correct. Aryabhatta's value, I must say one thing about that value. Though it looks like a very big fraction, 62,832 divided by 20,000. And how he have arrived that number is again a separate, fascinating story. How he must have arrived to such type of a fraction.
But what is important is, for the value of pi, he has given a terminating decimal, 3.1416. It doesn't go beyond 3.1416, and that is fairly a practical value for all mathematical purposes, and for construction purposes, no doubt, it is the best value to use. Then Bhaskara 2 has reduced that ratio 62,832 to 3927 upon 1250. Bhaskara has also quoted a value 22/7, which we used to call Archimedes value, by saying that it is a sthula value, not very correct. And this value 3927 upon 1250 is a sukshma value, as he used to use. सर आपसे निवेदन है कि कुछ संक्षिप्त कर देंगे. Yes, I will be closing within 2 minutes. Yes, sir. Then Madhava comes. He has given the infinite series for pi, which we used to call Lebanese series. Madhava is a mathematician from Kerala. Then Nilakantha has given many series. Indians also thought of sanskara, or the correction terms as it is called, and available on the screen. Many such correction terms are suggested. And this Nilakantha series converges very fast, even faster than the Machine series as we used to know it. These are some rapidly converging series by Jeshtadeva and others. And all-time great Ramanujam has given an infinite series for finding 1 upon pi. And just look to the numbers, they are frightening that way. 2 root 2 upon 9801 sigma infinity, factorial 4k, etc. Then comes Bharati Krishna Tirthaji, on which the latter speaker will be talking, I hope, that way. He developed a sutra approach to define various operations. The major contributions are combined operations, evaluation of recurring decimal, and test of divisibility, general test of divisibility. You select any divisor, say 73, and the test given by Swamiji is applicable, whether the given number is divisible by 73 or not. So I conclude this way. Again, I am grateful to and thankful to all the organizers, president, and all the dignitaries and all the office bearers of the waves for inviting me on this auspicious occasion to pay tribute to none other than an eminent mathematician, Dr. Bhudev Sharma. Thank you very much for patient listening. Namo Namaha. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. आपका इतना उत्कृष्ट व्याख्यान आज आपने दिया, और निश्चित रूप से जो भारतीय गणित का जो गणित के जो कंट्रीब्यूशन है और भारतीय गणितज्ञों ने जो दिया है, उसके ऊपर आपने जो एक विहंगम दृष्टि हम सभी को दी, हम सभी कृतार्थ हुए. धन्यवाद सर. अभी आगामी जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं, डॉक्टर आयुष गुप्ता जी, आप तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं. और जब दिल्ली विश्वविद्यालय में वैदिक गणित का जब पाठ्यक्रम लगा था, क्योंकि आपके साथ परिचय काफी लंबा है, तो जब वैदिक गणित का पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय में लगा था, उस समय आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कई महाविद्यालयों में, क्योंकि वैदिक गणित को पढ़ाने के लिए संख्या में कम अध्यापक थे, तो उस समय 4-5 महाविद्यालयों में आप वैदिक गणित पढ़ाने के लिए जाते थे. तो ये था कि आपका गणित के ऊपर, क्योंकि आप गणित के विद्यार्थी भी रहे हैं, तो गणित में आपकी रुचि और आपका रुझान देख करके आपको सुनने का बीच में अवसर भी प्राप्त हुआ था. इसलिए जो वेब्स की टीम है, उन्होंने आपका आज व्याख्यान सुनने का इस प्रकार का मन बनाया था. आप शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास बिहार प्रांत में पर्यावरण टोली में सहायक संयोजक का दायित्व भी अभी निर्वहन कर रहे हैं, और अध्यात्म और विज्ञान पर आप कार्य करते हैं. आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप व्याख्यान प्रारंभ करें. जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी. क्या मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है?
आवाज मेरी स्पष्ट जी। रूप से आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। मैं सबसे पहले वेब्स की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया और इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आदरणीय प्रोफेसर शशि तिवारी मैम का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। उसके अतिरिक्त अपर्णा धीर जी का और प्रेम जी हमारे सहपाठी भी रहे और इनसे पहली मुलाकात चूंकि एक जब हुई थी तो ये किसी ब्लाइंड स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए गए थे, तो मैं इनको तब से जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही देखता हूँ। तो ऐसी सारी टीम को बहुत बहुत मेरी ओर से आभार। और आदरणीय श्री राम चौथाई वाला जी जो कि पिछले वक्ता थे, उन्होंने बहुत सारे विषयों पर इतना अच्छा प्रकाश डाला। और एक बात और है कि मेरे पास जब भी गणित का कोई डाउट होता है तो मैं आदरणीय गुरु जी से ही पूछता हूँ और 3 दिन पहले भी मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था और इस तरह से मुझे कहीं ना कहीं उनका एक सानिध्य प्राप्त होता है। उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय जो गणित में है उन सभी विषयों पर तो मुझे लगता है कि आदरणीय गुरु जी ने पहले ही मार्गदर्शन किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिसे हम कहते हैं बाला नाम सुख बोधाए, क्योंकि मैं भी गणित का बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ और कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद गणित के विषय में बहुत ज्यादा विज्ञ नहीं होंगे, तो उनकी दृष्टि से मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना व्याख्यान। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि कुछ बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं जो हम बनाते ही उसी माध्यम से हैं जब हम उसमें बहुत सारे फैक्ट्स को देखते हैं। तो संस्कृत का छात्र होने के नाते, संस्कृत का अध्यापक होने के नाते मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब हम देखते हैं कि x जो है उसकी डेथ निश्चित है, y जो है उसकी डेथ निश्चित है, z जो है उसकी डेथ निश्चित है, तब हम कहते हैं कि सभी व्यक्ति मरणशील हैं। और ये मरणशीलता वाला संबंध जो है वो हम जनरल से स्पेशल की यात्रा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनरल से स्पेशल की यात्रा ही है जो गणित को एक आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती है। आप कुछ कह रही है क्या अपर्णा जी? शायद तो ये एक यात्रा ही है जो गणित को आध्यात्मिक विषय तक ले जा सकती है। और जब हम श्रीनिवास रामानुजन जी के विचार या श्री धराचार्य जी के विचार या आर्यभट्टियम का पहला श्लोक आर्यभट्ट के विचार, इन सबको देखते हैं तो इन सबके विचारों में कहीं ना कहीं एक विषय ये आता है कि मैं जो निरूपित कर रहा हूँ ये सब माया है और वास्तव में ये सारी चीजें एक रूप होकर ब्रह्म का ही उपदेश करती हैं। तो हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो एक तरह से सभी गणितज्ञों के लिए माया है। और श्रीनिवास रामानुजन तो यहाँ तक जाकर कह देते हैं कि वो इक्वेशन किसी महत्व की नहीं है जिसका कोई ईश्वर से या किसी आध्यात्मिक शक्ति से संबंध ना हो। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि गणित जो है जिसको हम कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, वो कैलकुलेशंस जो लोग बता रहे हैं वही उसके उस लेवल की न्यूनता को भी सिद्ध कर रहे हैं कि इससे ऊपर का स्तर है जो हमें प्राप्त करना है। तो ये तो एक महत्वपूर्ण विषय था जिस पर मैं चर्चा करना चाह रहा था। उसके अतिरिक्त एक आध्यात्मिक विषय यहाँ से भी जुड़ता है कि जब हम मैथमेटिक्स में कोई भी कांस्टेंट देखते हैं, मान लीजिए हमने पाई की बात की, तो जो पाई है वो किसी भी वृत्त के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का एक रेशियो होता है। और ये रेशियो तभी पता चलेगा जब हम बहुत सारे प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए कि हम वहां वृत्त बना सकें। तो पुराने ऋषि जो हैं वो इन सारे कार्यों के लिए वो यज्ञ वेदियां बनाते थे और उन यज्ञ वेदियों वो रस्सी का प्रयोग करके नापने के लिए, और रस्सी को संस्कृत में रज्जु कहते हैं, शुल्ब कहते हैं, इसीलिए उस पूरे साहित्य का नाम शुल्ब सूत्र पड़ा, जैसा कि आदरणीय श्री राम चौथाई वाला जी सर ने भी बताया कि शुल्ब सूत्र का महत्व। तो ऐसे जब हम शुल्ब सूत्रों को उठाकर देखेंगे तो ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे जिसमें हमारे पुराने ऋषियों ने प्रैक्टिकल किया है, और प्रैक्टिकल करने के बाद उस रिजल्ट को कई बार उनकी गलतियां भी हुई हैं। और एक मैथमेटिशियन, एक अच्छा मैथमेटिशियन वही होता है जो बहुत सारी गलतियों से होकर गुजरता है। तो जब उन्होंने बहुत सारे वृत्त बनाए, उन वृत्तों के संबंध को उन्होंने पढ़ा, और उन वृत्तों के संबंध को पढ़कर उन्होंने कहा कि वृत्त का जो परिधि है, यानी जो सर्कमफ्रेंस है, जो डायमीटर है,
उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। ये बात भारत के शुल्क सूत्र में ही लिखी हुई है। बाकी किसी साहित्य में उस समय के, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, उस समय के किसी भी साहित्य में ऐसा संबंध नहीं है। और आगे जाकर क्या हुआ कि नीचे आप बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, बहुत जनरल सी बात कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, आपका नोट्स मटेरियल होता है लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी है, और एक बच्चा नोट्स को हैंड राइटिंग में उसको लिख देता है। ये हमारे नतीजे हुआ, ये कंट्रीब्यूशन के साथ हुआ कि हमारे जितने भी प्रैक्टिकल शुल्क सूत्रों में मिले, उनको कहीं ग्रीक ने, कहीं किसी अन्य देश के लोगों ने कॉपी किया और उनके नाम परिवर्तित करके, जिसको हमारे यहाँ संबंध कहते थे परिधि और व्यास का, उसका नाम पाई रख दिया। तो हम लोग भी आज उस परंपरा को धो रहे हैं कि हम उसको पाई ही बोल रहे हैं, जबकि उसके लिए कई शब्द जो है वो भारतीय गणितज्ञों ने प्रयोग किए हैं। तो ये तो एक सामान्य चर्चा थी। मेरा जो मूल विषय है वो है वैदिक गणित की उपयोगिता या अनुप्रयोग। तो जब हम वैदिक गणित के अनुप्रयोग की बात करेंगे तो किसी भी मैथमेटिक्स के अनुप्रयोग के लिए हमें एक कॉपी और पेपर की जरूरत होती है। अगर आप लोग एक एक कॉपी और पेपर निकालेंगे तो शायद हम लोगों को बहुत आनंद आएगा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में। मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, आप लोग एक बार प्रेम जी एक बार मुझे बता दीजिएगा कि क्या स्क्रीन शेयर हो रही है। मेरा स्लाइड अभी नहीं दिख रहा, अभी नेटवर्क के पुअर होने के कारण शायद ऐसा हो रहा है। वैसे प्रेजेंटिंग डॉक्टर आइस प्रेजेंटिंग ये दिखा रहा है। हाँ अब यस हो गया। ओके, तो हम लोग वैदिक गणित के अनुप्रयोगों की जब बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे पास अगर एक कॉपी और पेपर और पेन होगा तो हम लोग को बहुत आनंद होगा इस कार्य में। वैदिक गणित के अनुप्रयोगों में सबसे पहले मैं भारती कृष्ण तीर्थ जी के विषय में बता दूं कि भारती कृष्ण तीर्थ जी एक बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे और साथ में एक दार्शनिक भी थे, और उन्होंने इस दृष्टि को गणित के सूत्रों में देखा और दार्शनिक बनने के लिए बहुत सारे अनुप्रयोग आवश्यक हैं। तो उन्होंने इतनी कैलकुलेशन की, और उस कैलकुलेशन को करने के बाद ही आपको ये फील होगा कि ये कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इनसे ऊपर की भी दुनिया है, और उस दुनिया के उन्होंने दर्शन किए। यही कार्य श्रीनिवास रामानुजन जी के साथ भी हुआ, यही कार्य अनेक अन्य गणितज्ञों के साथ भी हुआ, वो चाहे बौधायन हो या श्रीधराचार्य जी हो, कोई भी गणितज्ञ जो है वो उन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही उस ब्रह्म तत्व को गणित में समझा। मैं पहली स्लाइड देखिए, बहुत ज्यादा समय तो मुझे प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है। नहीं, आपको अभी स्क्रीन पर गणित के अनुप्रयोग दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। मुझे एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए प्लीज, क्या आपको वैदिक गणित के अनुप्रयोग जो स्लाइड है वो दिख रही है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रही है आपको? जी जी, सबको दिख रहा है? से बढ़ेंगे तो मुझे सहूलियत होगी। दिख रहा है, चेंज हुई स्लाइड दिखा क्या? दिख रहा है सर, दिखाई दे रहा है सर, दिख रहा है, क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? मैं शुरू करूं? यस सर। वैदिक गणित 16 सूत्रों की एक पूरी परंपरा है, लेकिन केवल 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों को वैदिक गणित नहीं कह सकते। उसका कारण ये है कि वैदिक गणित शब्द अपने आप में इतना व्यापक है कि हमें उस वेद की परंपरा को भी समझना चाहिए। ये वैदिक गणित का एक भाग है, ये वैदिक गणित का एक बहुत पार्शियल हिस्सा है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ये 2%, 1% भी वैदिक, पूरा जो वैदिक वांग्मय है उसका 1% भी नहीं है। तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं कुछ 16 सूत्रों का संग्रह है, उनमें पहला सूत्र जो है वो है एकाधिकेन पूर्वेण, और इस एकाधिकेन पूर्वेण से कई संक्रियाएं होती हैं। समयाभाव के कारण मैं यहाँ पर केवल 2 से 3 प्रक्रियाएं ही दिखा पाऊंगा आपको। सबसे पहले तो ये होता है कि इस सूत्र से ऐसी संख्याओं का वर्ग आप याद कर सकते हैं जिनके इकाई के अंक में 5 है। जैसे मान लीजिए कि 25 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 35 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इन सभी संख्याओं का जो यूनिट
डिजिट है वो 5 है। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उस पर लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर। ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग अगर आपको ज्ञात करना है तो ज्ञात हो सकता है। दूसरा अनुप्रयोग इसका ऐसा है कि ऐसी भिन्न यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा भिन्न है जैसे 1/10, 1/5, 1/9, 1/8, ये सब भिन्न कहलाती हैं। तो जिनका नीचे वाला हिस्सा यानी कि हर डिनोमिनेटर जिनका है उनका इकाई के अंक में अगर 9 है तो ऐसी संख्याओं का भी ज्ञात किया जा सकता है। ऐसी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स, जिनके इकाई के अंकों का योग 10 है, जिनकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका टोटल अगर 10 है और टेंस की जो डिजिट है वो सेम है, दहाई का अंक अगर समान है तो हम इनका इस एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हैं। और एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब है पूर्व वाले से एक अधिक। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इसका अनुप्रयोग पहले वाले जो 5 है इकाई के अंक में उसमें किस प्रकार से करते हैं। ये देखिए एकाधिकेन पूर्वेण है और इसमें मान लीजिए हमें 55 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 55 का स्क्वायर मतलब हुआ 55 × 55। तो 55 के स्क्वायर के लिए हम लोग जो इसका पूर्व वाला अंक है, 55 पूर्व वाला अंक जो है वो इकाई का अंक 5 है और उससे पूर्व वाला 5 है। तो 5 का एकाधिक यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 लिख के देंगे। मैं कर्सर भी शो कर रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए 75 का स्क्वायर करना है तो 75 में जो पूर्व वाला अंक है वो 7 है। तो 7 से एक अधिक मतलब 7 + 1 = 8 और 7 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 8 = 56 और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, तो ये हो जाएगा 75 का स्क्वायर 5625। अब आप देखिए जब आप 75 स्क्वायर करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 5 से 7 को, लेकिन इसमें कहीं कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ रहा है। ये खूबी है वैदिक मैथमेटिक्स की। 95 का स्क्वायर करना है आपको तो 9 जो है इससे पूर्व का जो है वो 9 और 9 से एक अधिक का मतलब हुआ 10। तो इस 10 को 9 उसी अंक से गुणा करना, 9 × 10 = 90 और फिर 5 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे 25, तो 95 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 9025। उसी तरह 105 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो इसमें पूर्व वाली संख्या जो है 10 है, तो 10 का एकाधिक, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 है, तो इसका हो जाएगा 11025। 105 का स्क्वायर अगर आप वैसे निकालेंगे तो आपको कम से कम आधे मिनट का समय लगेगा, लेकिन आपके सामने सिर्फ कोई अगर पूछे कि 1005 का स्क्वायर बताइए तो आप आराम से 1005 का स्क्वायर करने के लिए 1000 को 5 अलग करिए, 100 अलग करिए और 100 से एक अधिक यानी कि 101। 101 में 100 का मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 101 में 00 और उसके आगे 25 लिख दीजिए। कितने आसानी से हमने 1005 का स्क्वायर जो है वो बैठे बैठे बिना कॉपी पेन के निकाल लिया। ये सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। इसके अतिरिक्त इस एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का एक अनुप्रयोग और है, वो ये है कि ऐसी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना जिनके इकाई के जो अंक हैं उनका योग 10 है और दहाई का अंक जो है वो समान है। मींस जो यूनिट में जो नंबर है, जो इकाई का अंक है वो समान है और दहाई के अंकों का योग, जैसे मान लीजिए 54 × 56 है तो इसमें इकाई का अंक जो है वो 4 है और 56 में 6 है, तो 4 और 6 को जोड़ने पर 10 आ रहा है और दहाई का अंक यानी कि जो टेंस का डिजिट है वो 5 है और यहाँ भी 5 है। तो देखेंगे आप कि इसमें लिखा हुआ है ऐसी संख्याओं का गुणनफल जिनके इकाई के अंकों का योग 10 है और दहाई के अंक समान है। तो 5 और 5 समान है, 4 और 6 का योग 10 है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? इसमें भी जो समान अंक है 5 उसमें 1 जोड़ देंगे, एकाधिक कर देंगे उसको, तो 5 का एकाधिक होगा 6 और 5 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 30
और दूसरा डिजिट जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 into 4 is equal to 24। हमें किसी कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ी। 54 into 56 is equal to 3024। 43 into 47 दूसरा उदाहरण देख सकते हैं इसमें। स्लाइड दिखी क्या आप लोगों को? मैम स्लाइड दिख रही है क्या? जी मुझे दिख रही है जी, दिख रही है। तो दूसरा एग्जांपल देखिए 43 into 47। 43 और 47 में पहला अंक जो दहाई का अंक है, टेंस की जो डिजिट है वो 4 है, सेम है, और जो वंस की जो डिजिट है वो 3 और 7 का टोटल जो है वो 10 है। तो हमने तुरंत यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र लगाया और 4 से एक अधिक यानी कि 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और जो वंस की डिजिट है 3 और 7 उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5s are 20 and 7 3s are 21। The answer is 2021। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह देख सकते हैं 68 into 62। और जब मैं बता रहा हूं तो जिन्हें प्रोसेस समझ में आ जाए वो अपने मन से एक डिजिट अपनी कॉपी पे लिखिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। 68 into 62 में टेंस की डिजिट सेम है और वंस पर जो डिजिट्स हैं उनका टोटल 10 है। तो हमने तुरंत 6 का एक अधिक यानी कि 6 into 7 और दूसरी साइड का जो अंक होगा वो 8 into 2 यानी कि 16। तो 68 into 62 is equal to 4216। उसके अतिरिक्त अब हम कुछ अन्य प्रयोग, हमने अभी ये उदाहरण के लिए हम लोग 2-2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। अब हम यहाँ पर कुछ अन्य प्रयोग में 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 डिजिट्स के अंकों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वो भी बिना कैलकुलेटर के। तो कुछ अन्य प्रयोग वाला जो सेक्शन है उसमें देख रहे हैं आप 190 into 111। तो 119 और 111 में देखिए दोनों संख्याएं जो है वो सेम है, और 9 और 1 का योग जो है वो 10 है। इस उदाहरण में 9 और 1 का योग जो है वो 10 है और 11 सेम है। तो हमने 11 से एक अधिक लिया, तो 11 into 12 is equal to 132 और 9 into 1 is equal to 09। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 13209। उसी तरह से 125 into 125 में हम देख रहे हैं कि 12 और 12 सेम है और 5 और 5 का टोटल है। हमने 12 into 13 किया और 5 into 5 किया तो 15625। इसके नीचे एक विशेष प्रयोग है, समय अभाव के कारण मुझे लगता है कि इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारे सूत्र आगे हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक सूत्र है निखिलम नवतः चरमम दशतः। संस्कृत के छात्र होंगे वो इसको तुरंत पकड़ लेंगे। निखिलम मतलब संपूर्ण को, नवतः, नवतः शब्द में तसिल प्रत्यय है और ये तसिल प्रत्यय पंचमी विभक्ति के रूप में, पंचमी विभक्ति का मतलब हुआ से, अलग के लिए। तो निखिलम नवतः, पूरे को 9 से, और चरमम दशतः, चरम मतलब लास्ट डिजिट को 10 से माइनस करना। इसका प्रयोग हम लोग गुणन की विधि में भी करते हैं और माइनस करने में ऐसी संख्या, मान लीजिए 100 में आपको 5 माइनस करना है 100 में से, या ऐसी संख्या जो एक के बाद एक 10 की पावर फॉर्म में जो संख्याएं होती हैं इसे माइनस करने के लिए सूत्र का प्रयोग भी करते हैं और निखिलम सूत्र का प्रयोग गुणनफल करने के लिए भी करते हैं। तो 98 into 99 का जो गुणनफल है अगर हमें वो प्राप्त करना है तो 98 जो है वो 100 में से 2 कम है। तो हमने 98 और 99 को इस फॉर्म में लिखा और 100 में से 98 2 कम है तो इसके आगे 2 लिखा, और 99 100 में से 1 कम है तो उसके आगे 1 लिखा, और ऊपर और इन दोनों को हमने जोड़ा, 98 और 99 को जोड़ा तो 197 आया। उसमें से आधार संख्या यानी कि हमने जो आधार संख्या ली थी 100 उसको माइनस करेंगे तो 197 में से 100 माइनस करेंगे तो ये 97 आया, और 2 into 1 is equal to 2। तो 98 into 99 is equal to 9702। इसमें भी हमें बिल्कुल किसी कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। हमने 98 into 99 किया, 98 100 में से 2 कम है, 99 जो है वो 100 में से 1 कम है। हमने 98 और 99 को जोड़ा और 100 में से माइनस करके 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके सीधे लिख दिया, इससे 9702 ये इसका आंसर आया। फिर एक 94 into 86 का एग्जाम्पल है। 94 100 में से 6 लेस है, 86 जो है वो 14 कम है।
तो हमने 94 और 86 को जोड़ा तो 180 आया। 180 में से 100 माइनस किया बिकॉज हम यहाँ पर बेस 100 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 80 आया और 14 6 जा 84, तो 94 into 86 is equal to 8084। फिर हम 3 डिजिट्स पे चलते हैं। 103 into 107, 103 into 107 में दो प्रोसीजर लग सकते हैं। एक तो हमने इससे पहले जो एकाधिकेन पूर्वेण से पढ़ा, एकाधिकेन पूर्वेण से हमने पढ़ा था कि अगर हमारा जो इकाई का अंक है उसका योग 10 है, तो 103 into 107 है, 3 और 7 का टोटल जो है वो 10 है और 10 जो है वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको दोनों विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें चाहें तो एकाधिकेन पूर्वेण भी लगा सकते हैं और निखिलम नवतः चरमम दशतः से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 103 और 107 को जोड़ेंगे तो 210 आएगा। 210 में से 100 माइनस किया तो 110 आया और 7 into 3 is equal to 21, तो 103 into 107 is equal to 11021। इस प्रक्रिया में जब आप इसकी 8-10 एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपको कॉपी पेपर टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसकी बड़ी खूबी है। फिर अगला एग्जाम्पल भी इसकी 93 into 75 जो कैरी ओवर होता है उसको कैसे करते हैं वो दिखाना है। एग्जाम्पल को लिया है 3 और 93 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 मिला और 100 में से 75 को माइनस करेंगे और इन दोनों को टोटल करके माइनस 100 करने पे 68 आएगा और 25 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे 175 आएगा। यहाँ पर हमने बेस जो है वो 100 लिया है, इसलिए यहाँ पर 175 आने के बाद जो 3 डिजिट आ गए हैं उसका एक डिजिट में यहाँ से ट्रांसफर करके 68 लेगा, तो ये हो जाएगा 6975। नेक्स्ट एग्जांपल 102 into 97। हमने जो एग्जांपल देखे उसमें सभी संख्याएं 100 से कम, लेकिन अब हम जो एग्जांपल देख रहे हैं उसमें एक संख्या 100 से बड़ी है और एक संख्या 100 से छोटी है, और एक संख्या जो 100 से बड़ी है वो 2 डिजिट तक 2 यूनिट बड़ी है, तो हम 102 के सामने +2 लिखेंगे और 97 के सामने -3 लिखेंगे। फिर उस तरह से प्रक्रिया करेंगे। आया 99 -06, तो 99 यहाँ से हम फिर एक यहाँ ले जाएंगे तो 99 को 98 हो जाएगा और यहाँ से जब इसको यहाँ ले गए तो 100 होगा और 100 - 6 is equal to 94। तो प्रैक्टिस की चीज है, चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा ओपन करके नहीं बता पाऊंगा। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रयोग पे आते हैं। निखिलम नवतः चरमम दशतः सूत्र जो है, इससे भाग का भी कार्य होता है। जब कोई भाग हमें देना हो, डिवीजन की बारे में भी हम इसको प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि 1245 को 99 से भाग देना है, तो 1245 को 99 से भाग जब आप देंगे तो ये प्रोसीजर कम से कम 3 मिनट का टाइम लेगा। लेकिन यहाँ देखिए हमने क्या किया है, 99 को 100 में से एक कम है तो हमने 99 के नीचे 1 था, 01। फिर दूसरे चरण में हमने क्या किया कि 1245 जो है उसमें हमने आधार 100 लिया है, इसलिए हमने इसको 2-2 अंकों में बांटा। लास्ट के 2 अंक अलग कर लिए और यहाँ के अंकों को अलग कर लिया। फिर जो पहला डिजिट है उसको वैसे ही एज इट इज नीचे लिख दिया। 1 को हमने एज इट इज नीचे लिख दिया है और 1 को एज इट इज जो नीचे लिखा है उस 1 से जो हमने 99 में से कम करके 01 लिखा था, उस 1 को उस 01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 01। तो 0 को इस डिजिट के नीचे लिखा, 1 को इस डिजिट के नीचे लिखा और फिर इस स्टेप में 1 को वैसे ही लिख दिया, 2 और 0 को ऐड करके 2 लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में फिर से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 02 आएगा, उसको हमने यहाँ लिख दिया। और इस तरह से हमने कहीं पर भी ना 9 का मल्टीप्लाई किया ना 99 का मल्टीप्लाई किया, हमने केवल 1 और 2 से 99 और 1245 का रिजल्ट दे दिया। 1245 और 99 के रेशियो को हमने केवल 1 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से बताया। एक खूबी है वैदिक मैथमेटिक्स की। मुझे लगता है समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे आपको डिटेल में नहीं कह पाऊंगा। हम लोग को और भी सूत्र देखने हैं, तो आयुष जी थोड़ा सा संक्षेप करें, हम लोग समय को एक्सीड कर रहे हैं। अच्छा, तो ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम, जी जी बिल्कुल, ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम सूत्र है, इससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर करते हैं। उसके अतिरिक्त एक न्यूमेन पूर्वेण सूत्र है
जिसमें हम लोग एक कम करके प्रोसीजर करते हैं, इससे भी बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस जो है वो सॉल्व होते हैं। फिर नेक्स्ट एक विनिकुलम का अनुप्रयोग है। मान लीजिए आपको 9 का टेबल लिखना है, तो हम इसको 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीधे लिख दें और नीचे से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर की तरफ लिख देंगे, तो ये 9 की टेबल बन जाएगी। ऐसे ही 99 की टेबल जिन्हें याद नहीं होती वो क्या करेंगे, 99 को 0 9 9 लिखेंगे और 0 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे, बीच में 9 9 9 9 लिखेंगे और 9 8 7 इसको उल्टी गिनती नीचे से लिख देंगे 30 से, तो ये 99 की टेबल बन जाएगी। ये वैदिक मैथमेटिक्स का विनिकुलम का प्रयोग है। और क्या प्रक्रिया है समय अभाव के कारण मैं नहीं बताता, लेकिन कुछ ऐसा हम देख सकते हैं। जैसे 098 का टेबल लिखना है, तो इसको हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा, 9 को वैसे ही लिखा और यहाँ 8 से -2 करते करते 0 तक आ गए। तो इस तरह से बहुत सारे अनुप्रयोग वैदिक मैथमेटिक्स के हमारे सामने आते हैं, चूंकि समय का अभाव। फिर एक सूत्र है यावद ऊनम तावद ऊनी कृत्य, संस्कृत में ही है। ऊनम मतलब कम, यावत ऊनम जितना कम है, तावद ऊनी कृत्य फिर च्वी प्रत्यय है, उतना ही और कम करके उसके वर्ग को जोड़ने से बड़ी बड़ी संख्याएं सॉल्व होती हैं। सारा का सारा संस्कृत में है और इस ज्ञान को लेकर कई पुस्तक के प्रकाशक जो हैं वो कई लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उसमें सूत्रों का कहीं उल्लेख नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब भी वैदिक मैथमेटिक्स की बात करें तो उसके साथ सूत्रों को जोड़ें और गणित को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का एक नजरिया डेवलप करना चाहिए। जो भी लोग गणित के हैं उन्हें संक्रियाओं से, जो कैलकुलेशंस हैं उनसे ऊपर उठकर कुछ ऐसे तत्वों को देखना चाहिए जो सत्य और ऋत के बीच में जो लाइन है वो बनाती है वैदिक मैथमेटिक्स। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इस विषय पर थोड़ा सा और चिंतन करना चाहिए, थोड़ा सा और कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इन संक्रियाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक तत्वों को भी समझ सकें। समय अभाव के कारण बहुत अधिक होगा। मैं वेव्स की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंटेशन के लिए स्थान दिया। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आयुष गुप्ता जी, आपने वैदिक मैथमेटिक्स के अनुप्रयोगों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और निश्चित रूप से हम सभी का, जितने भी श्रोतावृंद यहाँ पर हैं, सभी का ज्ञानवर्धन इससे हुआ होगा और मनोरंजन भी हुआ होगा। क्योंकि गणित के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि विद्वता तो आती है, चातुर्य भी आता है, बुद्धि चातुर्य, और साथ में मनोरंजन भी होता है। तो अभी जब देख रहे थे आपको तो ये तीनों चीज़ें हमें अनुभूत हो रही थी। आपका धन्यवाद। अब दोनों मुख्य वक्ताओं के अनंतर मैं डॉक्टर अपर्णा जी को आमंत्रित करता हूं डिस्कशन, और यदि किसी श्रोता के कोई किसी प्रकार के प्रश्न हैं उसके लिए। डॉक्टर अपर्णा जी। थैंक यू डॉक्टर प्रेम। जिज्ञासाओं मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ जो विद्वत मंडल हैं, दोनों ही स्पीकर्स के इतना विषय ज्ञान था कि बहुत सारी जिज्ञासाएं अपने आप ही आ गई होंगी। और हमारे साथ आप सबको जानकर खुशी भी होगी कि हमारे साथ प्रोफेसर आर.एस. कौशल जी हैं जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं, और ऐसे ही कई अन्य और गणमान्य विद्वत जन हैं जो विभिन्न शाखाओं से, विभिन्न डिपार्टमेंट से हैं और जिनका अपना ज्ञान है और इस मैथमेटिक्स को लेकर वो उनके अपने विचार हैं। तो मैं कौशल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी बात रखने के लिए। हाँ, मेरा जो प्रश्न है प्रोफेसर आयुष गुप्ता जी से है। थोड़ा आयुष गुप्ता जी, आवाज आ रही है? तो उसमें ऐसा है कि मैं प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी के साथ करीब 10 साल और आधी दर्जन कॉन्फ्रेंसेज मैंने अटेंड की। दिल्ली, रामदास कॉलेज, हरिद्वार, रोहतक, इंदौर, और ये एक बहुत चर्चा का वैसे ग्रुप था। प्रोफेसर M.K. सिंगर मेरठ से थे, B.S. यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे, शर्मा जी अमेरिका से आते थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैं काफ़ी टच में रहा, और क्योंकि हम उनकी यादगार मना रहे हैं तो ये लोग वैदिक नाम के डेडली अगेंस्ट थे। जो 16 या 19 फॉर्मूला वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से जो छापे हैं भारत तीर्थी जी ने, वो मेरे ख्याल से वेद के विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, वो किसी वेद मंत्र में नहीं है।
ऐसा उनका कहना था। और मैं तो वेदों का ज्ञाता नहीं, मैं फिजिक्स का हूँ, लेकिन वेद के यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं। हाँ, उनकी अपने दिमाग की क्रिएशन हो सकती है, किसी चीज को संस्कृत में कहने से वो वेद नहीं बन जाती। हाँ, एक बात मैं तारीफ करता हूँ कि रीति और जो आपने दो वर्ड कहे, जो प्योर मैथमेटिक्स है, वो अंत में जाकर के फिलोसफी से और उसी सार्वभौमिक शक्ति से जोड़ता है। इसमें तो कोई शक नहीं, मेरा भी थोड़ा सा है। मैं आपके प्रश्न मेरा ये है कि वैदिक नाम लगाना ये मिसनोमर है। मैं आपकी बात से बिल्कुल माफी चाहूंगा, डिफर करूंगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम से लास्ट 20 ईयर या 25 जो कुछ प्रोग्रेस हुई है तो मुझे बताइए, लेकिन मुझे उस समय का पिक्चर अच्छा क्लियर है कि इतना कंट्रोवर्सी को वैदिक नाम नहीं देना चाहिए। रिसर्च पेपर है 16-19 निकाले और बहुत यूजफुल भी है, बाइबल भी है नई पीढ़ी के लिए, लेकिन उनका लिमिटेड दायरा है, एप्लीकेशंस का भी दायरा बड़ा लिमिटेड है। जी सर, मैं आपका विषय जैसा कि अपर्णा जी ने बताया कि फिजिक्स है, तो मुझे लगता है कि शायद जब हम E = mc² की बात करेंगे और उसके अनुप्रयोगों की बात करेंगे तो भी आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि वो वैदिक है। लेकिन क्या वेद में जो कुछ लिखा है उसे ही हम वैदिक मानते हैं? मतलब पहला विमर्श यहाँ पर ये उत्पन्न होता है कि क्या जो वेद में डायरेक्टली लिखा है उसे ही वैदिक मानते हैं? क्या वेद शास्त्र, मतलब आप जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं उसमें जो फ्लक्स चेंज होता है जिससे वो धारा करंट जनरेट होता है, वो फ्लक्स का चेंज भी जो होता है वो सांख्य फिलॉसफी में अपनी क्रिएशन प्रोसीजर में बताया है। दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ क्रिएशन। तो मैं आपके इस बिंदु से डिफर करूंगा कि इसको वैदिक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वैदिक का मतलब केवल वो नहीं है जो वेद में लिखा है। वेदों को पढ़ने के बाद, उनकी अनुभूति होने के बाद वैदिक शब्दों को लेकर उनसे सूत्र बनाना, क्योंकि आज के देखिए, मान लीजिए कि हमारे वैदिक साहित्य है, तो अगर हम केवल वैदिक साहित्य को ही वैदिक मानेंगे तो स्मृतियों का, वेदांग साहित्य का, इन सबको हमें नकारना पड़ेगा कि ये वैदिक नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लोग वेद से शिक्षा लेकर और उनके अनुप्रयोगों को अपने भाषा में, सूत्रों में ढालते हैं, वो सभी प्रयोग वैदिक हैं। और ये केवल इतना ही वैदिक नहीं है, इससे इतर भी आज जो आप फिजिक्स में, चूंकि हम लोग तो केवल फ्लक्स परिवर्तन कह के चीजों से बच के निकल जाते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, तो जब हम अमेचर को घुमाते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो वहां फ्लक्स चेंज होता है। तो ये जो फ्लक्स परिवर्तन है, जब उसके मूल में आप जाएंगे कि वो जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक से अधिक दार्शनिक है, जो ये देख रहा है कि वहां माहौल परिवर्तित करने से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। जब वो वैज्ञानिक देख रहा है कि सत्व, रज और तम जो प्रकृति के ये तीनों गुण हैं, उन तीनों गुणों की साम्यावस्था में जब वैषम्य होगा तब क्रिएशन उत्पन्न होगा। वो जो वैज्ञानिक है वो देख रहा है कि हमें क्या चेंज करना है, फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, तब इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके इस तथ्य से सहमत नहीं हूँ कि वो वैदिक नहीं है जी। और मेरा जो तर्क है, थोड़ा मैं शेयर करूं, थोड़ा एक्सटेंड करूं। ऐसा है जी कि अल्टीमेट ट्रुथ वेदों में है। अल्टीमेट ट्रुथ उसमें जीव और निर्जीव दोनों आ जाते हैं। जहां तक फिजिक्स का सवाल है, जो आपने एग्जांपल बताई, इलेक्ट्रिसिटी बताई, दे आर ऑल स्पेस टाइम मीडिएटेड फेनोमेना, बट वेदास गो लिटिल बियॉन्ड दैट। दे आर नॉट स्पेस टाइम मीडिएटेड। इस काल को छोड़ करके चेतना का तत्व भी उसके अंदर है, उसको लेकर के आप कहेंगे तो शायद ज्यादा मीनिंगफुल पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि अल्टीमेट ट्रुथ वहीं वेदों में या फिलोसफी में खत्म होता है। प्योर मैथमेटिक्स इज वेरी क्लोज टू फिलोसॉफिकल थिंकिंग ऑफ वेदास, बट डेफिनेटली आई एग्री इज डज नॉट। मोरओवर, हाँ देखो, वेदों की एक्सपेरिमेंट के बराबर में प्रकट हो रही हैं। आप पूछ लीजिए किसी वेद मंत्र में कहीं आए हो तो मुझे अपडेट कर दीजिए। पहले चर्चा का था, देयर वर कॉन्फ्रेंसेस, very long and hot discussions on this topic, whether Vedic word should be added or not, but saying something in Sanskrit does not become Vedic. Sorry. I'll share some material with you through Prem Devli or Aparna ma'am. I will share some material that shows that this all the sutras are like the words of Vedas only. They are not in that form in Vedas, but when you combine it or when you search it from Ved, you will get it definitely in Vedas. And the second thing is, जब हम लोग उपयोगितावादी होते हैं तो हम लोग सीधे वैदिक ज्ञान को नहीं लेते हैं, वैदिक ज्ञान के उपजीव्य को लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कि जब हम अभी इस उपयोगितावादी युग में हैं और आप कहें कि गुप्ता जी डिस्कशन लंबा नहीं करके आपने कहा कि पीसेज में अवेलेबल है, तो काइंडली पब्लिश दैट वर्क, connect the pieces so that whatever is given in 19 formulas, it is already there. That part I have not seen so far. I shall be grateful. You can send that material to me. I'm carrying these books with me. In the book of that Bharati Krishna Tirtha ji, this connection is written there, that how it is Vedic mathematics and how it is connecting with the Vedas. Maybe few lines, but it is not highlighted in the form of a research paper. Sorry for interruption. I know this discussion. मैं भी एक मिनट का कमेंट करूंगी। जी मैम। दो बातों को मिलाया जा रहा है। जो डॉक्टर कौशल कह रहे हैं वो भी सही है, वो काफी सही है, क्योंकि वैदिक नाम देना साहित्यिक स्तर पर हो रहा है। और इनका कहना है आयुष जी का कि वो वैदिक जो कथ्य है उसमें जो वर्णन हो रहे हैं तो वो कंटेंट्स आर वैदिक। तो कंटेंट्स तो कोई ऐसी वेद में चीजें नहीं है जो ना मिलता हो दुनिया में। तो सारी चीजों को वैदिक कहेंगे तो हम ये विभाजन साहित्य में वैदिक का वैदिक लौकिक कैसे करेंगे। इसलिए वो उनका क्वेश्चन सही है। बाद में लिखी गई किसी किताब को 19वीं शताब्दी में मैंने भी इनको 16 सूत्रों को पढ़ा है, उन्होंने वैदिक नाम दिया। वैदिक परक कह दो, वैदिक विषय कह दो, वैद आधारित कह दो, ये क्या नहीं तो अभी भी मैं इस पर थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा, चूंकि जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें जो वेदियां हैं यज्ञ की, उन वेदियों के विषय में जो बातें कही गई आपको शुल्ब सूत्र में आपको सारी ये प्रक्रियाएं जो वैदिक मैथमेटिक्स में है वो मिलेंगी। तो अगर आप शुल्ब सूत्र को वेद से बाहर का मानते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। अगर आप सही है शुल्ब सूत्र वैदिक रहेगा, वो बना हुआ है। लेकिन ये 16 जो फॉर्मूला बनाए गए हैं ये उनकी क्रिएशन है, हाईएस्ट लेवल की थिंकर के बाद। लेकिन अगर नापने को वैदिक कहने लगेंगे तो हर कोई अपने को वैदिक बताएगा। सही। ओके सॉरी। बिल्कुल सर, आप सबको इंटरप्ट करते हुए डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ से इसी मंच से डॉक्टर आयुष गुप्ता को इनवाइट करती हूँ कि वैदिक वेव्स ब्लॉग हमारा है और उसमें हम इसी तरह की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं अपने विभिन्न आर्टिकल्स के द्वारा। तो यू आर इनवाइटेड, आप जल्दी से जल्दी अपना ये जो हमारे यहाँ प्रश्न हुआ है इसी को आधार बना के वैदिक मैथमेटिक्स एक्चुअली है क्या, उसका बेसिक जो उसकी फंडाज है, एंड सेकेंडली उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड हाउ यू आर थिंक कि वो वेद से रिलेटेड है, और इस तरह से जो आपने शुभ सूत्रों की चर्चा की, तो आप जल्दी से जल्दी सबमिट कर सकते हैं। आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। वैसे डॉक्टर अपर्णा जी, एक सूचना के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे भी ये विषय चल रहा था, इस पर पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने काफी बड़ा इस पर ग्रंथ लिखा है और उस पर पूरा विवेचन हमको वहाँ वैदिक जो ये शब्द है इसके ऊपर वहाँ पर पूरी डिटेल मिलती है। भारती कृष्ण तीर्थ जी का जो पुस्तक है उसमें भी वैदिक के बारे में, जैसे आदरणीय श्रीराम चौथाई वाले सर का जब व्याख्यान प्रारंभ हो रहा था उस समय मैंने थोड़ा सा इंडिकेट किया था कि ये वैदिक शब्द के ऊपर अभी कुछ श्रवण करने को हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की यदि किसी की कोई शंका है तो निश्चित रूप से स्वरूपानंद सरस्वती जी का जो ग्रंथ है उसको अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर प्रेम जी। एंड डिस्कशन तो और भी हो सकती है, लेकिन समय को देखते हुए मैं अगर हमारे आप सब प्रोफेसर तिवारी मैम की अगर अनुमति हो तो मैं प्रोफेसर ललन प्रसाद जी को अध्यक्ष वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। प्रोफेसर हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद सर हैं। आप हम वेव्स के गणमान्य जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसके सदस्य हैं, और साथ ही आपके ज्ञान को हम कई बार हम उससे परिचित हैं। आप अर्थशास्त्री हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, यहाँ तक कि टीवी न्यूज चैनल्स में आपका आर्थिक दृष्टि से क्या चिंतन है हमेशा हमें देखने को मिलता है। सर आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम पर। आपकी हम जो अध्यक्ष वक्तव्य है उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं। सभी मित्रों को नमन। आदरणीय प्रोफेसर शशि तिवारी जी और प्रोफेसर राम चौथेवाला जी, डॉक्टर पीयूष गुप्ता, डॉक्टर प्रेम देवली, डॉक्टर अपर्णा जी, डॉक्टर श्री धीरेन्द्र शाह, डॉक्टर गोपाल जी और उपस्थित विद्वजन। सबसे पहले तो मैं शशि जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। भूदेव जी को गए अभी 1 साल हो गए
और उनकी पुण्यतिथि लगभग अभी 2-3 दिन पूर्व थी, और ऐसे अवसर पर जो ये कार्यक्रम किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूदेव जी न केवल एक बहुत मशहूर गणित के विद्वान थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को विदेशों में प्रचारित करने के लिए और जो उसके प्रति भ्रम वहाँ पर था उसको दूर करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, मैं समझता हूँ बहुत ही प्रशंसनीय। उन्होंने जो वेव्स की स्थापना की अमेरिका में और इसके बाद भारत में, और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ और सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए समय समय पर, और हम लोगों में से भी बहुत लोगों को जहाँ जाने का अवसर मिला। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था उनके जीवन का। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि भूदेव जी के अंदर लोगों को जोड़ने की बहुत बड़ी कला थी। कहाँ से ढूंढ के विद्वानों को ले आते थे और वेब से जोड़ते थे, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइज था। मेरा पहला संपर्क भूदेव जी से कोई 2 दशाब्दियों के पहले का है, मेरा ख्याल है, जब वो विश्व विवेक नाम की पत्रिका अमेरिका से निकालते थे, और एक बार उन्होंने मेरे को लिखा कि मैं भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करूं, और साथ ही मुझे एक जिम्मेदारी दी कि मैं उसका वितरण भारत में करने का उत्तरदायित्व दूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे पता नहीं कहाँ से उनको मेरा पता मिल गया था, लेकिन उसके बाद बराबर संपर्क में मैं रहा उनसे, और मेरा सौभाग्य था कि जब वो दिल्ली आए तो मेरे घर पर रुके। कुसुम जी भी साथ में थी, और मुझे आतिथ्य का जो मौका मिला और जो आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ और जो स्नेह और जिस तरह से वो लोगों के साथ व्यवहार उनका था, उसको देखकर मैं बहुत अभिभूत हुआ। इतने वर्षों अमेरिका में रहने के बावजूद भी उनका लोगों के साथ इतना प्रेम पूर्वक संपर्क होता था, और इतना उससे हम सीखने का मौका हम लोगों को मिलता था। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने विश्व स्तर पर खड़ा किया, और भारत में शशि जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें किया, उसको बढ़ाने के लिए आगे, और आज इस रूप में वो संस्था खड़ी हुई है। और मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर भूदेव जी को हम सब लोग नमन करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो तो उनको प्रभु के चरणों में स्थान मिले। आज के कार्यक्रम में प्रोफेसर श्री राम जी का जो व्याख्यान था, एक बहुत बड़े कैनवास पर उन्होंने बहुत सुंदर पेंटिंग की, मैं कह सकता हूँ। वैदिक काल से लेके और श्रीनिवास रामानुजन तक मैथमेटिक्स की जो जर्नी थी उसके बारे में उन्होंने कहने का प्रयास। मेरा विचार ये है कि मैथमेटिक्स भारत की जीन में, भारतीयों की जीन में जितने मैथमेटिशियंस भारत में पैदा किए हैं उतने दुनिया में किसी देश में नहीं पैदा। मैथमेटिक्स की शुरुआत तो भारत से हुई, और जो हमारे आर्यभट्ट की जो श्रृंखला थी होती, और इसके बाद ब्रह्मगुप्त और भास्कर और वराहगिरी और श्रीनिवास रामाचरण, और उसके बाद फिर इसके बोस और फिर कुंतला देवी, और जिनको ह्यूमन कंप्यूटर तक कहा गया। तो वेदों में जो 16 प्रमुख सूत्र दिए गए हैं मैथमेटिक्स के, और जो मैं समझता हूँ कि कैलकुलेशंस के मूल आधार हैं, और जो आज तक जिनका प्रयोग, और आज तो प्रैक्टिकल प्रयोग प्रोफेसर श्री राम ने भी दिखाया और डॉक्टर आयुष गुप्ता ने भी दिखाया, और इसके साथ साथ जो डॉक्टर आयुष गुप्ता ने गणित को आध्यात्म से जोड़ने का जो प्रयास किया, मैं समझता हूँ बड़ा प्रशंसनीय प्रयास है। और देखिए, इस वक्त वैदिक मैथमेटिक्स पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में बड़ी तेजी से प्रचलन इसका हो रहा है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन इतना सिंप्लीफाइड हो गया है वैदिक नॉलेज को धरातल पर लाने के कारण, कि जो पहले ये समझा जाता था कि मैथमेटिक्स बहुत कठिन होता है, अब वो बात नहीं है। खुद मैं अपने विद्यार्थी जीवन में समझता हूँ कि मुझे मैथमेटिक्स बड़ा कठिन लगता था, लेकिन जब से मैंने वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की और देखने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और
मैथमेटिक्स के साथ तो थोड़ा मेरा लगाव इसलिए भी हुआ कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने जो पहला कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया लेवल पर किया था क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए सारे विश्व में जाना जाता है। तो उसका पहला कॉन्फ्रेंस जो हुआ तो उसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी एज ए डायरेक्टर। और मैं समझता हूँ काफ़ी विद्वान जो भारत में इकोनॉमिक्स के थे और पूरे हिंदुस्तान के सब विश्वविद्यालयों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो मैथमेटिक्स तो एक ऐसा साइंस है जिसको मैं कहता हूँ कि एक मदर साइंस है, और मैं नहीं जानता कि कोई भी ऐसा विषय या कोई भी ऐसा डिसिप्लिन आज है जहाँ मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हो। जब आप यहाँ तक आ गए कि अध्यात्म भी मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो आप बताएं कौन सा सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स से नहीं जुड़ा? इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर जेनेटिक्स हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, मेडिकल साइंस हो, कोई भी साइंस आती है, सब में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल। और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैथमेटिक्स केवल एक साइंस के रूप में नहीं रह गया, बल्कि मैथमेटिक्स एक ऐसे साइंस के, ऐसे विज्ञान के रूप में रह गया जिसका जीवन में बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। और इकोनॉमिक्स में तो हम इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। अब जैसे चीज़ों की फोरकास्टिंग होती है तो उसके लिए हम इकोनॉमेट्रिक मॉडल्स बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं, और हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आज से 500 साल या आज से 10 साल बाद ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्या गति होगी, इसकी क्या डिमांड होगी मार्केट में, किस रूप में मार्केट में जाएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, सब में मैथमेटिक्स एक बहुत ही यूजफुल साइंस के रूप में उभरा है, और भारत का इसमें योगदान बहुत बड़ा रहा है। और मैं कहूँगा कि भूदेव जी का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है, क्योंकि उन्होंने विश्व भर के मैथमेटिशियंस को इकट्ठा किया, जगह जगह उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस किए, और अभी कुछ वर्षों पहले तक भी बहुत एक्टिवली उन्होंने इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए जहाँ मैथमेटिक्स को आधुनिक परिवेश में अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयत्न किया गया। और इस संबंध में मैं समझता हूँ कि उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है। पीयूष जी ने गणित को अध्यात्म से जोड़ दिया, श्री राम जी ने गणित को वैदिक काल से लेकर और आज तक उसकी प्रासंगिकता की। आप देखिए सिलिकॉन वैली में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया के, और सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर ये बगैर मैथमेटिक्स के हो ही नहीं सकता, और इसके मूल में जीरो है, और जीरो का आविष्कार भारत ने किया है। मैंने कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी बात उठाई थी कि अगर जीरो का पेटेंट भारत को मिल जाए तो भारत दुनिया का सबसे धनी देश हो जाए, क्योंकि बगैर उसके आपका कोई कंप्यूटर, कोई सॉफ्टवेयर, कोई कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये और बात है कि वो ये इसकी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम इसको पेटेंट करा सकें या न करा सकें, लेकिन अगर यही चीज़ कोई वेस्टर्न साइंटिस्ट आज के ज़माने में दे देता दुनिया को, तो उसका पेटेंट उसको मिल जाता और वो बहुत बड़ा आदमी हो जाता, और जिस देश को मिलता वो तो बहुत ही धनी देश हो जाता। तो ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स का भी, कि जो हम देखते हैं कि जीवन के हर पहलू से मैथमेटिक्स जुड़ा हुआ है, हर तरह के साइंसेस से, हर तरह के नॉलेज के साथ मैथमेटिक्स जुड़ा है। और मैथमेटिक्स पर इस तरह का सेमिनार ऑर्गेनाइज करना मैं सोचता हूँ बहुत ही दूरदर्शी प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं शशि जी को और पूरी टीम को और यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबने इसमें भाग लिया और इस साइंस को आगे बढ़ाने में आप सबका कंट्रीब्यूशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका उद्देश्य प्राप्त हुआ। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु अपने वेब्स तरुण तरंग के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय आचार्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें।
नमस्कार सभी को। वेव्स तरुण तरंग द्वारा आयोजित विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ है एवं वेव्स के संस्थापक सदस्यों में अन्यतम यशस्वी स्वर्गीय आचार्य भूदेव शर्मा स्मारक व्याख्यान के प्रथम पुष्प में उपस्थित आप सभी सुधी विद्वज्जनों एवं शोधार्थियों, अन्य प्रतिभागियों का वेव्स तरुण तरंग के पक्ष से तथा व्यक्तिगत रूप से भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विशेष रूप से आज इस भूदेव शर्मा जी के स्मारक व्याख्यान के प्रथम पुष्प में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर श्रीराम चौथे वाले सर का, जिन्होंने गणित विद्या में भारतीय अवदान, जैसा कि हम सब ने सुना है, वैदिक काल से लेकर श्रीनिवास रामानुजन जी के समय तक जो भारतीय गणित परंपरा, भारतीय गणित की जो यात्रा रही है, बहुत ही विस्तृत विषय को उन्होंने बहुत ही कुशलता पूर्वक, बहुत संक्षेप में, जैसे एक लंबी यात्रा हम हाईवेज पर बहुत शीघ्रता से पूरी कर लेते हैं, उसी तरह से उन्होंने बहुत सरलता और स्पष्टता से जो है इस विषय को हमारे सामने रखा। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि ये जो हमारा मंच है वेव्स तरुण तरंग का, तदनुरूप ही हमारे जो दूसरे विशिष्ट वक्ता युवा डॉक्टर आयुष गुप्ता जी, जिन्होंने वैदिक गणित के अनुप्रयोग संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया। यद्यपि वैदिक गणित शब्द के विषय में एक चर्चा भी आरंभ हुई और आचार्य आर.एस. कौशल जी ने जो चर्चा आरंभ की और आयुष गुप्ता जी ने बहुत सुंदर यथामति उस पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। तो वादे वादे जायते तत्वबोध, जो शास्त्रार्थ की चर्चा की, संवाद की जो परंपरा रही है, तो आयुष गुप्ता जी ने अपने व्याख्यान के माध्यम से एक विषय की ओर हम सबका ध्यान आकृष्ट किया। किस तरह से हम लंबे लंबे गणित के जो कार्य हैं, जो गणनाएं हैं, उसको सरलता से इन सूत्रों के माध्यम से हम किस प्रकार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्याख्यान आयुष जी का था, तो मैं इसके लिए आयुष जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आयुष जी इसी तरह से निरंतर अपनी शोधात्मक अभिरुचि इस क्षेत्र में बनाए रखें, ऐसी हम उनसे आशा करते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बहुत सारे विद्वान, विशेष रूप से वेव्स की अध्यक्षा आचार्य डॉक्टर शशि तिवारी मैम, हीरू शाह जी, श्री चांद भारद्वाज जी, प्रोफेसर धर्मा मैम, प्रोफेसर अंजू सेठ मैम, प्रोफेसर सरोज गुलाटी मैम, प्रोफेसर सुषमा चौधरी मैम और प्रोफेसर आर.एस. कौशल जी, ऐसे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ मूर्धन्य विद्वान यहाँ उपस्थित रहे। मैं उन सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और वेव्स के बहुत प्राचीन कम सदस्यों में से एक हम सबके मार्गदर्शक आचार्य ललन प्रसाद जी का भी मैं, जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे शोधार्थी, छात्र प्रतिभागी जुड़े हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय की मर्यादा जो है वो अतिक्रांत हो रही है। मैं आप सबका एक साथ एक स्वर से धन्यवाद व्यक्त करते हुए कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया, शोभा को बढ़ाया और आप सब ने जो है ज्ञान प्राप्त किया। आप सबका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और कार्यक्रम के जो हमारे सूत्रधार अपर्णा जी और प्रेम देवली जी, उनको भी धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं कार्यक्रम के अग्रिम संचालन हेतु या जो भी सूचनाएं हैं उसके लिए अपर्णा जी और प्रेम जी को सूत्र समर्पित करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं शांति पाठ हेतु, शांति मंत्र हेतु भारती कॉलेज
संस्कृत विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्रा कुमारी कात्यायनी को आमंत्रित करता हूँ कि शांति पाठ करें। जी सर। आप सभी अपने अपने आंखों को बंद कर ले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद कात्यायनी। तो आज की जो ये ज्ञानवर्धक संगोष्ठी थी, अब इसका विराम हो चुका है। आप सभी आपस में यदि विचार विमर्श करना चाहते हैं कुछ समय के लिए तो आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। कुछ देर के लिए गूगल मीट का जो ये लिंक है ये भी खुला रहेगा और तब तक आपसी विचार भी कर सकते हैं। श्री राम सर प्रणाम कर रहे हैं। सर प्रणाम। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर चरण स्पर्श। नमस्कार सर। नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रोग्राम किया है तुषार जी, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। शशि जी को बहुत बहुत बधाई और उनको याद करने के लिए भूदेव जी को, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे यहाँ आए थे वो, और बहुत सुंदर तरीके से वो हर व्यक्ति को, जैसे ललन प्रसाद जी ने बोला ना कि वो ढूंढ निकालते थे और किसी तरह से जोड़ने का कार्य करते थे और इतना एनकरेजमेंट देते थे। हर व्यक्ति की बात सुनते और अपनी तरफ से बताते कि भाई आइए और जुड़िए। बहुत बेहतरीन साहब, बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद के इतना सुंदर प्रोग्राम आपने भूदेव जी के लिए किया और मैं गदगद हूँ उनकी याद में कि किस प्रकार वो कंडक्ट करते थे, कैसे मिलते थे और आखिरी दिनों में भी वो हमेशा उस ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते थे जो हर व्यक्ति के अंदर में गहराइयों में विद्यमान था। उसको वो निकालने की कोशिश करते थे हर समय। जितनी दफा मिलते उतनी दफा उसकी और गहराई में जाते और जानने की कोशिश करते। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सभी कार्यक्रमों में चांद जी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है और जो कार्यक्रम वेव्स के होते हैं उसके प्रेरणा स्रोत है हमारे चांद जी। और धर्मा जी भी शायद यहाँ पर हैं, फर्स्ट नहीं, धर्मा जी भी तो आई हैं और पुराने मेंबर्स बहुत सारे हैं, अंजू जी हैं, बहुत लोग हैं और सब लोगों की उपस्थिति से ही इस तरह के कार्यक्रम सफल होते हैं। ये वैसे डॉक्टर साहब ये मुझे लगता है अच्छा रहा कि पहला व्याख्यान शर्मा जी का गणित के ऊपर किया और हमारे को यहाँ पर विद्वान भी मिले, डॉक्टर श्री राम जी जैसे विद्वान जी। इतना बड़ा विषय उन्होंने इतने करते करते छोटे में हाँ बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से उसको समझ, बड़े विषय पर इतने कम समय में इतना सुंदर व्याख्यान और याद रहने वाली कई बातें उसमें। आयुष जी ने भी बड़े आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया। प्रैक्टिकल करके दिखाया दोनों स्पीकर को, हमारे बहुत बड़ी चीज है। और अब तो वैदिक मैथमेटिक्स बहुत पॉपुलर हो रहा है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को करने लग रहे हैं इसकी वजह से, जो पहले कभी सोच नहीं सकते थे।
मैं सर एक विषय बताना भी भूल गया। हमारे बीच में जो श्री राम चौथाई वाला सर हैं, तो अभी आदरणीय मोदी जी ने जो व्याख्यान दिया था अपना मन की बात में, उसमें आदरणीय गुरु जी की जो पुस्तक है उसका जो है वो फ्लैशबैक चल रहा था। तो ये मैं भी कहना भूल गया, और शायद जो परिचय में है नहीं वो सर से भी प्रेरित थी। ये वाला परिचय सर का रह गया, मुझसे भी रह गया। इसमें ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था एक गणितज्ञ के लिए। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि गणित के विषय से श्रद्धांजलि दी है, तो बहुत ही अच्छा। मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, और क्यों ये वैदिक, मैंने आर्यभट्ट का पूरा स्टडी किया है, देखा है कि ये जो पुराने आप जो वैदिक मैथमेटिक्स बोल रहे हैं ना, ये सब इंपेरिकल फॉर्मूलाज हैं, मतलब इनमें कंटिन्यूटी नहीं है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका सर्कमफेरेंस लेंगे तो 2πr हो गया, एरिया लेंगे तो πr² हो गया, तो इसका अगर स्क्वायर बनाएंगे बता देंगे तो एरिया 4πr² हो गया, क्यों वॉल्यूम 4/πr। मेरा ये कहना है कि सारे πr से रिलेटेड बिल्डअप हो रहा है, जैसा लॉजिक बिल्डअप होता है वैसे हो रहा है। तो इसलिए जो मैथमेटिक्स है वो सारे एक बेसिक से बिल्डअप किए हुए हैं, इसलिए उनका जो वो है बहुत बना रहता है और इंटरेक्शन बहुत आसान हो जाता है। आपने πr मान ले लिया, अंदर आपका जो टर्म है वो छोटा हो, उसमें फिर जो वैदिक मैथमेटिक्स का वो है वो इंपेरिकल है, उसका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, इसलिए आप उसको लंबे लंबे मैथमेटिकल इक्वेशन में यूज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैंने खुद आर्यभट्ट का स्टडी किया है, उसका स्क्वायर रूट मैंने चेक किया है, तक वो एक्यूरेट आंसर नहीं दे, तो ये लिमिटेशन है वैदिक। और मैं किसी बात कहना चाहूंगा, आयुष गुप्ता जी से भी और मेरी चर्चा भूल भी रही और बात किया कि हम लोग ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि मैथमेटिकली किस आत्मा का संबंध जो है वो मन से और शरीर से जो होता है उसमें तो कांस्टेंट है, मन और शरीर वेरिएबल है। तो मैं डॉक्टर आयुष को भी कहना चाहूँगा कि भाई आप इस पर्टिकुलर विषय को थोड़ा सा डिफरेंटली सोचें कि किस प्रकार आत्मा एक कांस्टेंट है और मन और शरीर वेरिएबल है। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा विमर्श आपने मुझे दिया है और इस पर मैंने कुछ काम भी किया है, हालांकि वहाँ पे शब्द थोड़े से परिवर्तित हैं, लेकिन इसमें जो है जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी कांस्टेंट देखते हैं और ट्राइंगल के अंतःकोणों का योग हो, हम उनकी भुजाएं कितनी भी चेंज करते रहे लेकिन उनके अंतःकोण नहीं बदलते। उसी तरह से जितने भी रेशियो हैं वो कभी चेंज नहीं होते। तो ये जो अनचेंज एंटिटी है वही कहीं ना कहीं आत्मा है, और इस मैथमेटिक्स के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा विमर्श है और उस पर मैं बिल्कुल विचार करूंगा। ये आपका आशीर्वाद मेरे लिए रहेगा इस प्रकार का विमर्श। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आयुष जी। और यही मैं प्रार्थना RS कौशल जी से भी करूंगा, और कोई भी मैथमेटिशियंस हो जो इस पर्टिकुलर विषय को टेकअप करेंगे तो नजर आएगा, और जितना भी वेदों का सार है उसको किस प्रकार संतों ने अंडरस्टैंड किया है और किस प्रकार आम आदमी उसको समझ पाएगा। थैंक यू वेरी मच। सर अभी था क्या कि 23 तारीख को प्रोफेसर भूदेव शर्मा सर जी की पुण्यतिथि थी, और उसके अगले दिन ही प्रधानमंत्री जी ने वैदिक गणित की बात की, और तुरंत ही वैदिक गणित को लेकर के इस प्रकार का ये वैदिक गणित अभी चर्चा में बन गया। जैसे आयुर्वेद में उस दिन उन्होंने आयुर्वेद की भी चर्चा की थी और वैदिक गणित की भी चर्चा की, तो ये अच्छा तुरंत ही बर्निंग टॉपिक सा हो गया और सभी के लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा इस प्रकार का मुझे लगता है। मैम आपका म्यूट है। मैं कह रही हूँ आप धन्यवाद करते हैं सभी को, घर जाने का किसी का मन नहीं है। भारती कॉलेज की छात्राएं अभी भी जुड़ी हुई हैं
उन लोगों ने सहयोग किया, उनका भी धन्यवाद। बहुत सारे गुरुजन भी मेरे जुड़े हुए हैं, जैसे अंजू सेठ मैम है, वो भी आचार्य रही हैं, और शशि मैम भी मतलब डायरेक्टली तो कभी नहीं पढ़ा लेकिन अध्यापिका रही हैं। तो बहुत सारे गुरु जी भी जुड़े, उन सभी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। नहीं आयुष जी, आप बहुत अच्छा स्पष्ट बोलते हैं, बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बधाई, बहुत आगे बढ़ोगे बेटा। मैम डॉक्टर आयुष का मैंने अभी कुछ आर्टिकल्स मेरे सामने आते रहते हैं, कभी कभी न्यूज़पेपर्स में भी लिखते हैं, और बहुत अच्छे विद्वान हैं, तभी मैंने अब इनको अलग से आमंत्रित करने का सोचा है। हमारे को छोड़ेगा नहीं वेव्स। बिल्कुल, मैं तो चाह रहा हूँ कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स जो है वो मुझे लपेट लें। अभी तो 20 मिनट दिए गए थे, अब 20 मिनट नहीं, ज्यादा मिनट मिलेंगे। जी चलिए, ये तो मेरे लिए एक तरह से प्रमोशन है। मैं आयुष जी से प्रार्थना करूंगा, अपर्णा जी से, कि मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह आयुष जी को जरूर दें ताकि हम लोग कुछ इंटरेक्शन कर सकें। जी सर, और जो आयुष जी लिखेंगे उसके बाद आपका, क्योंकि आप उसको फिलॉसफी से जोड़ेंगे, तो इसीलिए हमें वैदिक मैथमेटिक्स पे अगर आप सबको ठीक लगे तो 2-4 आर्टिकल्स रेगुलर लेके उसकी सीरीज भी बनाई जा सकती है ब्लॉग पे। हम लोग ऐसा सीरीज भी कर रहे हैं आजकल ब्लॉग। हम लोग ऐसा लेक्चर भी कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स और अध्यात्म, लाइक डायरेक्टली संस्कृत लिटरेचर से भी उसको जोड़ के हम लोग, चूंकि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो आध्यात्मिक दृष्टि है, जो आदरणीय भारद्वाज सर ने भी बताया कि वो फिलोसॉफिकली आत्मा को कांस्टेंट मान के, तो ऐसे कुछ विमर्श पे हमें बहुत अच्छा एक वो मिलेगा, और हम उसको पीएचडी मैथमेटिक्स करने वाले लोगों के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज उनको किस तरह से मैथमेटिक्स को देखना है वो दृष्टि एक दार्शनिक ही देगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग को इस तरह के विमर्श जो है वो लाभकारी होंगे। डॉक्टर आयुष जी, हमारे साथ डॉक्टर जयंती साहू जी भी हैं, जो अभी हमारे वेव्स में लाइफ मेंबर बनी है, और वो जानकी देवी महाविद्यालय कॉलेज में फिलोसफी की प्रोफेसर हैं। वाह, वेरी नाइस। इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी? हाँ, तो इसीलिए वो मैम ही बताएंगे कि इंडियन फिलोसफी की वेस्टर्न फिलोसफी, वो मुझे नहीं इतना डिटेल्स पता। जी मैडम। दोनों है, इंडियन में मेरा रुचि है, आई लाइक इंडियन फिलोसफी, स्पेशली वेदांत एंड महायान बुद्धिज्म, एंड बट मेरा जो पीएचडी रहा है वो वेस्टर्न फिलोसफी में रहा है। ओके, व्हिच फिलोसफर मैम? साथ एग्जिस्टेंशियलिज्म, कॉन्टिनेंटल फिलोसफी में रहा है। तो ब्रह्म एकमेव न द्वितीयम्, बिना गणित के तो ब्रह्म की व्याख्या शुरू ही नहीं हो सकती। यस मैम, 1 और 2 वहीं से शुरू होता है। तो घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। जी मैम, बहुत सारे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही भविष्य में जब कुछ बने तो आते रहिए। शुभ रात्रि सब। हम लोग अपना विचार विमर्श। जी को प्रणाम। नमस्कार मैम। नमस्ते।